जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 37 पेपर है वो इसके सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 27 जनवरी 2021 को जो 3 बजे पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे आपकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी। तो अपना टारगेट हब एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर ही मिलेगी। और 2 दिनों के अंदर अंदर है वो आपकी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज भी शुरू हो जाएगी। भी 2 दिनों के अंदर अंदर आपकी टेस्ट सीरीज भी शुरू हो जाएगी। तो हमारे टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बने भी। अब देखो भी पहला क्वेश्चन देखो आज की क्लास का आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं देखिएगा। अब इसमें पूछा गया आपको भी एक खेल मैदान में 15 मीटर और 30 मीटर ऊंचे खंबे बिल्कुल सीधे खड़े हैं और उनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 36 मीटर है। तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी बतानी है आपको। यानी एक तो आपका 30 मीटर का है इस प्रकार से और एक है वो 15 मीटर का है इस प्रकार से, ठीक है, बिल्कुल सीधे खड़े हैं और इनके बीच की जो दूरी है ना वो कितनी है, वो है 36 मीटर। तो ये आपका 30 मीटर का हो गया और ये आपका 15 मीटर का हो गया। अब इनके बीच की दूरी कितनी है, 36 मीटर है। तो यहां पे अगर इनके बीच की दूरी देखूं मैं तो इनके बीच की दूरी भी कितनी हो जाएगी, तो ये 36 हो जाएगी। अब यहां पे भी 36 है। अब ये इनके शीर्षों के बीच की दूरी बतानी है आपको। तो ये दूरी आपको है वो बतानी है, इसको मैं मान लेता हूं x। अब देखो भी ये यहां तक क्या है आपका 15 है, तो इसका मतलब ये यहां से लेकर और यहां तक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये ऊपर कितना बचेगा भी, ये 15 बचेगा। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज आपको ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज के आधार पर आपको कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण ज्ञात करना है तो आपको पता है भी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस में 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भी, तो 36 का स्क्वायर 1296 होगा भी। 36 का स्क्वायर है वो 1296 होगा। तो 1296 लिख देते हैं यहाँ पे, 1296, इसको 1296 बना दो भी, 1296। और अब देखो भी 1296 प्लस में 225 कर दो, प्लस में 225 करोगे तो ये आपके पास में हो जाए 1521। अब ये आपके पास में कर्ण स्क्वायर, अब कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके ऊपर क्या लग जाए, रूट। 1521 है वो किसका स्क्वायर होता है भी, तो ये 39 का स्क्वायर होता है भी। 39 का स्क्वायर है वो 1521 होता है। तो 39 सेंटीमीटर आपका मीटर में है तो मीटर आ जाएगा, 39 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बताना ये है भी वे लड़के जो खेल में अच्छे हैं लेकिन नृत्य में नहीं है। नृत्य यानी डांस के अंदर, यानी त्रिभुज के अंदर नहीं आना चाहिए, त्रिभुज के अंदर नहीं आना चाहिए, स्पोर्ट्स यानी सर्कल और वर्ग के अंदर आना चाहिए। तो ये आपका 2 नंबर यानी 2 जो लड़के हैं यानी 2 संख्या है वो क्या दर्शाती है, वे लड़के जो खेल में अच्छे हैं और नृत्य में नहीं है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी एक तार को 22 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के रूप में रखा गया है। यानी एक वर्ग के रूप में रखा गया और उसका क्षेत्रफल कितना है, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहां पे आपको यदि उसी तार को वर्त के रूप में रखा जाए, तो इस प्रकार बने वर्त का क्षेत्रफल आपको बताना है भी, क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका, भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 22 और भुजा बराबर क्या हो जाएगी, तो भुजा बराबर हो जाएगा रूट 22 आ जाएगा।
अब आपको पता चल गया भी भुजा, अब आपको परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग का जो परिमाप है वो वर्त के परिमाप के बराबर होगा या फिर वर्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा होता है। तो भुजा आपके पास में क्या है, √22 है, तो 4 गुणा भुजा यानी 4√22, 4√22 ये क्या आ जाएगा, वर्ग का परिमाप आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। और वर्ग का परिमाप बराबर है वर्त के परिमाप के या फिर वर्त के परिधि के। क्यों है, क्योंकि वही तार है, उसको पहले तो वर्ग बना दिया गया और उसके बाद में वर्त बना दिया गया। तो आपको यहां पे वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। 2πr बराबर होता है 4√22। अब आपको यहाँ पे r ज्ञात करना है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, तो 4√22 अपॉन में 2 × 22 और इंटू 7, तो 2 एकम 2, 2 दुए 4, 2 एकम 2, 11 दुए 22। तो यहाँ पे आपके पास में r क्या आ गया, तो r आ गया 7√22 अपॉन में 11, ये आ गया आपके पास में सेंटीमीटर, यानी r आपके पास में ये आ गए। अब वर्त का क्षेत्रफल आपको बताना है, वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। πr², पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू 7√22 अपॉन में 11 इंटू 7√22 अपॉन में 11। अब 11 एकम 11, 11 दुए 22, 7 से आपका 7 कट गया। अब देखो भी √22 इंटू √22 क्या होता है, √22 इंटू √22 यानी मैं यहाँ पे बोलूं भी √2 का √2 के साथ में गुणा करवाओगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो यहाँ पे √22 का √22 के साथ में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, √22 इंटू √22 यानी 22 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 7 × 22 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आपके पास में क्या है, नीचे 11 है तो 11, तो 11 एकम 11, 11 दुए 22, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 दुआ 4, ये हो जाएगा आपके पास में 2 दुआ 4 और 7 चौके 28, तो ये हो जाएगा आपके पास में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, वर्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 116 है और विकर्ण की लंबाई है वो 42 है। अब यहां पे परिमाप समचतुर्भुज का मतलब क्या हो गया, जिसकी चारों भुजाएं समान हो। तो परिमाप 116 है, तो यहाँ पे भुजा का मान कितना हो जाएगा, तो 4 का डिवाइड कर दो भी, तो ये हो जाएगा 4 दुए 8, बच गया 3 36, 4 निम 36 यानी 29 उसकी क्या आ गई, भुजा आ गई। 29 है वो उसकी भुजा आ गई। अब यहाँ पे आपको इसके अंदर विकर्ण की लंबाई दे दी। अब समचतुर्भुज होता है ना, उसके विकर्ण है वो लंबाई के अंदर समान नहीं होते भी, लेकिन क्या करते हैं, 90 डिग्री के ऊपर विभाजित करते हैं और समद्विभाजित करते हैं। 90 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर समद्विभाजित करते हैं। तो एक विकर्ण की लंबाई में 42 मान लेता हूं, तो ये 42 है, ये मान लो भी ये 42 है, तो इसके अंदर है वो 42 हो गया, तो ये 21 हो गया इधर वाला और इधर वाला भी 21 हो गया, ठीक है। और उसकी भुजा है वो कितनी आ गई, 29 आ गई। 2 चौके 8, 3 36, 4 निम 36, ठीक है। तो प्रत्येक भुजा 29 होगी। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसमें, यहाँ पे देखो भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो क्या होती है, कर्ण होती है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये दूसरा आपके पास में लंब आपके पास में आ जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर होता है। अब लंब आपको ज्ञात करना है, आधार आपके पास में 21 है, कर्ण आपके पास में 29 है, तो 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 841 बराबर में आधार का स्क्वायर आपके पास में आधार 21 है, तो 21 का स्क्वायर यानी 441 प्लस में लंब का स्क्वायर। अब ये 441 है, ये बराबर से दूसरी साइड में जाएगा, तो ये आपके पास में बचेगा 400। 400 बराबर में आपके पास में क्या आ गया, लंब स्क्वायर। आपको तो चाहिए लंब चाहिए, तो ये इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो यानी लंब आपके पास में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। लंब कितना आ गया, 20 आ गया, यानी कहने का मतलब ये 20 आ गया। तो ये समद्विभाजित करता है तो इसका मतलब ये भी 20 होगा। अब आपको पता है भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 और ये होता है विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा। अब 1/2 विकर्ण कौन कौन से, 20 और 20 40, एक विकर्ण 40 है जो अभी निकाला आपने, और एक विकर्ण आपके पास में 42, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 20 दुए 40, और ये हो जाएगा 0 2 दुआ 4 और 2 चौके 8, 840 हो जाएगा भाई, 840 सेंटीमीटर की स्क्वायर, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी 2020 का। नेक्स्ट देखो भी
अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो ये रियो डी जेनेरियो के अंदर आपका आयोजित किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई? तो ये हो जाएगा युगांतर। युगांतर है वो विदेश में प्रकाशित नहीं हुई। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान ज्ञात करना, तो यहाँ पे 21.21 यानी 2.1 और 2.1 का गुणा करवाना है। तो यानी 21 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 के बाद में पॉइंट यहाँ पे और 1 के बाद में पॉइंट यहाँ पे है, तो गुणा करोगे 2 के बाद में पॉइंट आएगा। तो 21 का स्क्वायर होता है 441। क्या होता है? 441। 2 के बाद में पॉइंट आएगा तो पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। माइनस 2a इंटू 21, तो ये क्या बन जाएगा? ये आपके पास में 21 2 42, 1 के बाद में पॉइंट, तो ये आ जाएगा 4.2a और प्लस में ये 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 2 के बाद में पॉइंट आएगा तो पॉइंट 36 और बराबर में 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 और 2 के बाद में पॉइंट आएगा तो ये हो जाएगा 2.25। अब यहां पे देखो, जो जोड़ना है उसको जोड़ दो, जो घटाना है उसको घटा दो। ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो इसके अंदर 4.41 के अंदर है वो आपको क्या करना है? प्लस करना है 0.36 को। तो ये आपके पास में आ जाएगा 4.77 और इसमें से माइनस कर दो आप, माइनस न करके 4.2a बराबर में क्या है? 2.25 है। अब देखो भी 4.2a है, ये माइनस का, बराबर से दूसरी साइड में भेज दो तो ये प्लस का हो जाएगा। और यहां से 2.25 है, इसको क्या है? बराबर से दूसरी साइड में लेके आ जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 4.77 से 2.25 अगर माइनस होगा तो ये आपके पास में कितना बचेगा? 2.52 बचेगा और बराबर में क्या है? 4.2a। अब a बराबर क्या हो जाएगा? तो a बराबर हो जाएगा 2.52 अपॉन में 4.2। अब इसके अंदर भाग दे दो भी, भाग दोगे तो ये हो जाएगा 4.2 का भाग दोगे तो ये आपके पास में a का मान आ जाएगा कितना? a बराबर हो जाएगा आपका 0.6। a बराबर 0.6 होगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, बुलंद दरवाजा किस शहर में है? फतेहपुर सीकरी के अंदर है और इसका निर्माण है वो अकबर ने करवाया था। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड एटीएम की फुल फॉर्म होती है भी नामक केस मशीन ने विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कार को दिया जाता है? तो ये जॉन शेफर्ड बेरन को दिया जाता है, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है? तो वह है की नोट। की नोट है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। बाकी आउटलुक है, वन नोट है, एक्सेल है, ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हिस्से हैं, की नोट नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद जलती है। यदि सभी बत्तियां 8:20 के ऊपर 8:20 के ऊपर एक साथ बदलती है तो फिर ये दोबारा किस समय एक साथ बदलेगी? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले 48 का अभाज्य गुणनखंड करो, फिर 72 का अभाज्य गुणनखंड और फिर इसके बाद में 108 का अभाज्य गुणनखंड। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे 72, 48 और 108 का एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। अभी एलसीएम ज्ञात करो तो यहाँ पे 72 को मैं क्या 48 को क्या लिख सकता हूँ? तो 2 दूआ 4 और 4 दुए 8 और 8 तिया 24 और 24 दुए 48। ठीक है। और 72 को कैसे लिखेंगे? तो ये जो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दुआ 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 और 24 तिया कितने होते हैं? भी 72 होते हैं। 108 को क्या लिखूंगा? 18 छिका 108 होता है, तो 3 इंटू 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 9 दुए 18 और 18 दुए 36 और 36 तिया कितना होता है? भी 36 तिया 108 होता है। तो इसके अंदर अब एलसीएम ले लो। 2 अधिकतम बार किस में आया है? तो 2 अधिकतम बार है वो आपका 4 बार आया है, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 अधिकतम बार है वो 3 बार आया है, तो 3 की पावर है वो 3। अब देखो भी 2 की पावर 4 यानी 16 इंटू 3 की पावर 3 यानी 27। अब 16 और 27 का आपस में गुणा करो, 16 इंटू 27 तो ये आपके पास में 432 आ गया। क्या आ गया? 432 आ गया, यानी 432 सेकंड है तो सेकंड आ जाएगा। 432 सेकंड के बाद में क्या है? वापस जलेगी। अब आपको तो टाइम दे रखा है। अब 432 का आप क्या करोगे? 60 से डिवाइड करोगे, क्योंकि आपको मिनट बनाना पड़ेगा।
मिनट बनाओगे तो 432 में 60 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में 7 मिनट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 7 मिनट बन जाएगी। और उसके बाद में आपके पास में 0.2 क्या बनेगा? 0.2 आपके पास में सेकंड रहेगा। 0.2 क्या? 12, यानी इसके अंदर भाग देंगे तो ये आपके पास में चला जाएगा 60 को 7 बार, तो ये हो जाएगा 0 और 7 की 42 यानी 420 हो गया। अब 432 में से 420 जाएगा तो 12 बचेगा, और 12 क्या आ जाएगी? आपकी सेकंड आ जाएगी। तो इसके अंदर है वो देख लो भी 12 सेकंड एक के अंदर ही है, और 7 मिनट और 12 सेकंड, यानी पहले क्या है? ये 8:20 के ऊपर है, वो बदली है। अब इसमें 7 मिनट और जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8:27 और आगे क्या है? अभी 12 सेकंड है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी एक ठेकेदार 350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पर लगाता है। 200 दिन बाद उसे पता चला कि केवल 4.5 किलोमीटर नहर ही खुद पाई, तो उसे समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों को लगाना पड़ेगा। अब देखो भी यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन में क्या होता है? W1 होता है, यानी M यानी आदमी, D यानी दिन, और H मानी होता है घंटे यानी होवर, और W का मतलब होता है वर्क, बराबर होता है M2 इंटू D2 इंटू H2, और अपॉन में क्या होता है? अभी W2 होता है। ये फॉर्मूला होता है इसके अंदर। अब इसके अंदर है वो आपको यहां पे इस फॉर्मेट को देखकर आपको क्वेश्चन को बनाना है। भी पहले इसने क्या है? 45 आदमी लगाए, 45 आदमियों ने कार्य किया, कितने दिन तक? 200 दिन तक कार्य किया, ठीक है, 200 दिन तक कार्य किया। अपॉन में कितना कार्य हुआ? 4.5 कार्य हुआ, 4.5 किलोमीटर नहर खोदी। उसके बाद में इसने क्या बोला? D2 का मतलब हो गया यानी X आदमी लगाएगा, ये तो आपको ज्ञात करना है। M2 आपको ज्ञात करना है, और D2 यानी अब दिन कितने बचे हैं? अभी 200 दिन तो इसने कंप्लीट कर दिए, और टोटल आपके पास में 350 ही दिन है, तो अब दिन आपके पास में 150 दिन बच गए। अपॉन में यहाँ पे W2 कितना होगा? भी टोटल 12 किलोमीटर नहर की खुदाई करनी है, जिसमें 4.5 किलोमीटर की नहर की खुदाई होगी, तो अब कितनी बच गई? 7.5 किलोमीटर की बची है। अब इसमें देख लो भी, तो ये पॉइंट के बाद में पॉइंट कट गया, और ये 15 से काट दो, 15 से 45 और 15 5 75, और उसके बाद 5 से कम 5 और 5 से 15, ये 30 बार चला गया, और 3 एकम 3 और ये 15 बार चला गया, और 15 एकम 15 और 15 2 30 और 2 एकम 2 और ये 100 बार चला गया। तो आपके पास में x का मान क्या आ गया? 100 आ गया। x का मान 100 आ गया। x है क्या? टोटल आदमी है, टोटल कैंडिडेट है, उसमें 45 तो पहले से कार्य कर रहे हैं, भी टोटल आदमी उसको 100 लगाना पड़ेगा, 100 लगाना पड़ेगा, तो 45 तो उसमें पहले कार्यरत है, तो 100 में से 45 आप माइनस कर दो तो 55 आदमी है वो उससे और लगाना पड़ेगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट दो संख्याओं का मैसअप है और लेसअप है 44 और 264 है, तो पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 44 प्राप्त होता है। अब देखो भी यहाँ पे आपको पता है भी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है। अब आपको कोई भी संख्या नहीं दे रखी, अब कोई भी संख्या नहीं दे रखी, लेकिन एक संख्या ज्ञात करने का जरिया दे रखा है, एक हिंट दे रखी है। वो क्या है? पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 44 आता है, भागफल 44 आता है तो इसका मतलब शेषफल उसका 0 आएगा, यानी भाग पूरा गया है। तो आपको पता है भी भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल, ये फॉर्मूला होता है भी, यानी भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल, प्लस में शेषफल आपके पास में 0 है अभी, ठीक है। तो 2 से विभाजित किया जाता है तो भाजक यहाँ पे क्या है? 2 है, और भागफल कितना है? 44 है, तो 44 2 88, यानी वो संख्या क्या आ गई? 88 आ गई आपके पास में। अब एक संख्या आपको पता है 88 है, दूसरी संख्या आपको x मान लेना है, और एलसीएम आपको दे रखा है, एचसीएफ आपको 64 दे रखा है, 44 दे रखा है, और एलसीएम है वो आपको 264 दे रखा है। अब यहां से x का मान ज्ञात करने के लिए 88 इसके भाग में आ जाएगा, 44 से कम 44, 44 2 88, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 2 4, यानी 132 आ गया। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 132, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना तो यहाँ पे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या तो फॉर्मूला लगने वाला है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये आपके पास में xi है, ये आपके पास में fi है। अब आपको xi fi ज्ञात करना पड़ेगा, दोनों का गुणा, तो ये हो जाएगा 20, 15 चौके 60, 20 या 60, और 25 7 175, और 30
ये हो जाएगा 30 छिक्का 180 और 4 तिया 12 120 और ये हो जाएगा 45 पांजे ये आपके पास में 225 हो जाएगा। ठीक है, 500 का 20 और 2 22। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको सिग्मा एफ आई का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, और एक आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई ज्ञात करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इनका योग ज्ञात कर लो। योग देखो भी 20 प्लस में आपको करना है 60 60 120, डायरेक्ट 120 जोड़ देते हैं, प्लस में 175 प्लस में 180 करना है 180 और उसके बाद में 120 और उसके बाद में 225। तो ये आपके पास इसका टोटल योग है वो 840 आ गया अभी। और इसका टोटल योग देख लो भी 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 3 22 और 3 आपका हो जाएगा 25, 25 और 5 30, यानी ये 30 हो गया। अब आपको सिग्मा फॉर्मूला आपको पता है भी, माध्य का क्या होता है, एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपोन में क्या होता है, सिग्मा एफ आई होता है। अब इसका फॉर्मूला यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान होता है 840 और यहाँ पे सिग्मा एफ आई का मान है आपके पास में 30। 0 से 0 काट दो तो ये 3 2 6 बच गया 2 24, 3 8 24। तो यहाँ पे आपके पास में माध्य कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है या फिर वैज्ञानिक नाम है? तो सरसों का वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस होता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, किसी मीनार के पाद बिंदु से जमीन पर 120 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। अब ये देखो भी, ये आपका एक मीनार है और यहां पे कोई बिंदु है और इस बिंदु से जमीन मीनार के पाद बिंदु से जमीन का जो यहाँ पे दूरी है वो कितनी है इस बिंदु से, वो इसने 120 मीटर दे रखी है, 120 मीटर दे रखी है। मैंने यहाँ पे इसका जो हाइट मानी है वो h मान ली भी, ठीक है। और ये जो कोण इसने बता रखा है वो कितना बता रखा है, तो ये 60 डिग्री का बता रखा है। अब आपको पता है भी, यहाँ पे आपको बेस दे दिया और हाइट दे दी, हाइट आपको ज्ञात करनी है। अब ये होता है एल ए एल और के ए, यानी लाल बटा कक्का होता है। अब लंब और आधार के अंदर जो रिलेशन होता है वो tan के अंदर होता है, भी tan थीटा के अंदर होता है। थीटा का मान आपको 60 दे दिया तो tan 60 डिग्री बराबर में लंब बटा आधार। लंब आपके पास में क्या है, h ज्ञात करना है और आधार आपके पास में कितना है, 120 है। अब इसके अंदर देखो भी tan 60 का मान क्या होता है, तो tan 60 का मान है वो √3 होता है। √3 बराबर होता है h अपॉन में 120 डिग्री। अब आपको क्या है, h ज्ञात करना है, तो यहां से 120 इसके भाग में इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 120 √3 हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, तो वो है गढ़वाली। गढ़वाली को क्या है, भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहने का मतलब ये अभी 8वीं अनुसूची में इसे नहीं जोड़ा गया। मैथिली है, नेपाली है, डोगरी है, इन सभी को क्या है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको मैसेपे ज्ञात करना है। मैसेपे का मतलब होता है अक्षेप ज्ञात करना है। अगर कोई भिन्न आपको दे रखी है, उस भिन्न का आपको अक्षेप ज्ञात करना है, तो उसमें क्या करना होता है, अंश का तो आपको क्या है अक्षेप ज्ञात कर लेना है, और हर होता है ना उसका एलसीएम ज्ञात करना होता है। अंश का अक्षेप ये याद रखना होता है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अक्षेप ज्ञात करना है, तो भिन्न है आपके पास में 54/9। अब 54/9 को मैं क्या लिखूंगा, 6 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 9 एकम 9 और 9 छिका 54 होता है। अब 17 यानी 3 सही 9/17, इसको अगर अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 17 × 51, 51 और 9 कितने होते हैं, 60/60 अपॉन में 17 लिख सकते हैं इसको। और 36/51 को मैं 3 से काट दूं तो ये 17 बार कट जाएगा और ये आपका 12 बार कट जाएगा, तो इसको मैं 12/17 लिखूंगा। अब ये जो आपके पास में भिन्न है, इसका आपको क्या करना है, अक्षेप ज्ञात करना है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है आपने। अब देखो भी ऊपर वाले का आपको क्या करना है, अक्षेप ज्ञात करना है। 6 60 और 12, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। 6 60 और 12 का अक्षेप क्या होता है, 6 होता है भी, ठीक है। और एलसीएम है वो नीचे क्या है भी 17 है, तो एलसीएम नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, तो 6/17 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 540 मीटर स्क्वायर है।
यदि इनकी समांतर भुजाओं की लंबाई 30 मीटर और 24 मीटर है तो उनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। देखो भी समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने का, तो वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी होता है। याद रखना, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी, इंटू बीच की दूरी, ठीक है, ये होता है। और इसके बराबर है वो 540 रख देते हैं अपन। 1/2 समांतर भुजाओं कितनी है, 30 और 24 है, इनका योग कर दो तो ये इनका योग है वो 54 आ जाएगा, तो इंटू 54, और यहाँ पे उनकी बीच की दूरी है वो मैं x मान लेता हूँ और बराबर में क्या कर देता हूँ 540, तो ये 2 एकम 2 और ये 27 2 54 होता है, तो 27x आ गया। अब x का मान ज्ञात करना, तो ये 27 अब इसके भाग में चला जाएगा, तो 27 एकम 27 और 27 2 54 होता है, तो यहाँ पे x का मान 20 आ जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 11,025 मीटर स्क्वायर है। इस भूखंड के चारों ओर 85 प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्चा आपको ज्ञात करना है। अब एक वर्गाकार भूखंड है, वर्गाकार भूखंड है, तो इसका मतलब क्या हो गया भी, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर में 11,025। अब आपको यहाँ पे ज्ञात क्या करना पड़ेगा, भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इसने 85 रुपए प्रति मीटर की दर से बता दिया, तो इसका मतलब क्या होगा भी, चारों ओर जो इसकी भुजा है उनके चारों ओर आपको क्षेत्रफल दे रखा है। लेकिन अगर यहाँ पे 85 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से अगर पैसे लेता तो आप डायरेक्ट इसको 11,025 को डायरेक्ट 85 रुपए से गुणा कर देते। लेकिन अब आपको परिमाप निकालना पड़ेगा, इसका परिमाप निकालना पड़ेगा, जो चारों ओर जो दीवारें हैं उन पे बाढ़ कर रहा है ये, तो आपको परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको भुजा पता होनी चाहिए, तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। भुजा यहां से ज्ञात कर लेंगे, तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो 1125 है, सॉरी 11,025 है, वो किसका स्क्वायर होता है भी, या फिर आप इस प्रकार से ज्ञात कर लो 11,025 और यहां से भाग विधि के द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं। डबल डबल का 2 के पेयर बनेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 से 1 इस प्रकार से भाग चला जाएगा, ये 1 इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ से ऊपर से 0 उतर जाएगा, 2 ऊपर से जो भी संख्या उतरेगी वो जोड़े के रूप में उतरेगी, 10 उतर गया। अब इसके अंदर मैं अगर 0 से भी गुणा करता हूँ ना, 0 से, अगर 0 से यानी 0 या फिर 1 से, छोटी छोटी संख्या एक प्रकार से 1 है, अगर यहाँ से 1 से गुणा करता हूँ तो ये 21 हो जाता है, तो अब भी इसमें भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये संख्या छोटी है 10 और ये संख्या बड़ी हो जाती है, तो यहाँ पे टूटे भाग की 0 लगेगी और इसमें यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर से 2 संख्या के रूप में और आ जाएगा। अब इसमें क्या है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 105 का हो जाएगा, फिर यानी 205 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 1,025 हो जाएगा, तो भाग पूरा चला जाएगा, तो ये 105 का स्क्वायर है, यानी भुजा कितने आ गई आपकी वर्ग की, तो वो आ गई 105। ठीक है, अब आपको परिमाप चाहिए तो 4 से गुणा कर दो। परिमाप क्या होता है, वर्ग का 4 गुना भुजा होता है, तो 0 2 और 4, 420 इसका परिमाप आ गया, 420 इसका परिमाप आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 25 रुपए प्रति मीटर की दर से ले रहा है, सॉरी 85 रुपए, तो 420 को 85 से गुणा कर दो तो आपके पास में क्या आ जाएगा, रुपए आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 85, तो ये 35,700 आ जाएगा, 35,700, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। आगे देखो 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया, तो पवनार है, ये आश्रम महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टेली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है अभी, बाकी एंड्रॉयड है, अबंटू है और मिंट है, ये क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं भी। ठीक है, तो टेली एक सॉफ्टवेयर है भी, टेली एक क्या है, सॉफ्टवेयर है, जिससे खाते का लेन देन है, जो भी खाते से संबंधित जितनी भी इंक्वायरियां होती है, जितनी भी जानकारियां होती है, वो टेली के माध्यम से यहाँ पे कंट्रोल की जाती है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है, पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, तो वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये हमारे राजस्थान के अंदर मिलता है अभी। तो पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और राजस्थान में ये जैसलमेर की ओर आपको पाया जाएगा।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन। अभी इसके अंदर आपको बताना है धारणाओं में से कौन सी निहित है। कथन आपको दे रखा भी एक्स वाई से कहता है, एक्स है वो वाई से कहता है यदि आपको अपनी कंपनी की बिक्री में वृद्धि करनी है तो आपको समाचार पत्र ए में विज्ञापन देना चाहिए। ये स्टेटमेंट एक बार आपको ट्रू करना है, यानी 100% सही मानना है इसको भी। एक्स वाई से कहता है भी आपको अपनी कंपनी की अगर बिक्री में वृद्धि करनी है तो आपको समाचार पत्र एक्स में विज्ञापन देना चाहिए। धारणा क्या है, तो समाचार पत्र ए अन्य समाचार पत्रों की तुलना में अधिक व्यापक तौर पर प्रचलन में है क्या, ये अपन नहीं बता सकते, क्योंकि धारणा जब अपन बात करते हैं धारणा की, तो धारणा की ये कंडीशन होती है भी जो आपको कथन के अंदर बोला गया है, जो आपको कथन के अंदर बोला गया है उसके आधार पर उसको ट्रू मानकर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। लेकिन यहां पे तुलना में ज्यादा व्यापक है या फिर प्रचलन में है क्या, आपको क्या है सोचना नहीं है, यानी इसके आधार पर, सोच के आधार पर, यानी कथन को देख करके अब आपको उसके बारे में सोचना नहीं है भी ये हो सकता है क्या। अगर यहां पे अपन सोचेंगे ना तो सोचने पे तो ये हो सकता है भी विज्ञापन एक, यानी समाचार पत्र ए में अगर विज्ञापन दे रहा है वो और बिक्री में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये हो गया भी समाचार पत्र ए है वो अन्य समाचार पत्रों की तुलना में अधिक व्यापक है, प्रचलन में है। ये बात सही है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको क्या है ज्यादा इसमें सोचना नहीं है भी ये हो सकता है ये नहीं हो सकता, नहीं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, वो तर्क होते हैं, तर्क में अपन को सोचना पड़ता है भी हाँ ये हो सकता है, ये ट्रू हो सकता है, ये गलत हो सकता है। वाई की कंपनी की बिक्री कम है, ये भी अपन नहीं बता सकते, यानी बताया नहीं गया वाई की बिक्री कम है या ज्यादा है, इसके बारे में नहीं बताया गया। और समाचार पत्र ए है वो ज्यादा व्यापक है या फिर नहीं है, इसके बारे में भी हमें स्टेटमेंट के अंदर नहीं बताया गया, तो दोनों को गलत मानेंगे। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अभी यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% और दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% है तो 25,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो ये लो भी 25,000 रुपए है। अब 4% है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 4 और प्रतिशत का निशान हटाओगे नीचे 100, 4 एकम 4 और 25 चौका 100, ये हो जाएगा। पहले साल के लिए कितनी लगेगी, 1/25 लगेगी, यानी अलग अलग दे रखा है इसने। दूसरे साल के लिए कितनी लगेगी, 5% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो तो ये हो जाए 5 एकम 5 और 5 100 यानी 1/20। तो यहाँ पे कितना लगेगा, ये 1/20 लगेगा। और ये आपका क्या है तीसरे साल के लिए है 6% लगेगी, तो 6% को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 6/100 और ये हो जाएगा आपका 3/50। तो यहाँ पे तीसरे साल के लिए 3/50 लगेगी। अब देखो भी पहले साल के लिए कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1/25 निकालेंगे 25,000 का तो 1000 आ जाएगा। और यहाँ पे 1/20 निकलेगा तो 0 से 0 कट गया और 2500 का आधा 1250 हो जाएगा। और उसके बाद में 3/50 निकालेंगे इसका तो 0 से 0 कट गया और फिर 2500 में 5 का भाग दोगे तो 500 आ जाएगा और फिर 3 से गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो भी चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो इसका ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा तो यहाँ पे अब कितना लगेगा, दूसरे साल के लिए 1/20 लगेगा भी। अब 1/20 लगेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया और ये 50 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके तीसरे साल पे जाएंगे तो दूसरे साल के ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, दूसरे साल के ऊपर ब्याज लगेगा, कितना लगेगा 3/50, 0 से 0 काट दो और ये हो जाएगा आपका 25 बार कट गया और 25 75 यानी 75 आ जाएगा। उसके बाद में अपन अब ये जो 50 है आपका, इस 50 के ऊपर भी तीसरे साल के लिए ब्याज लगेगा, कितना 3/50 लगेगा। अब 0 से 50 कट गया और यहाँ पे 3 आ गया। अब ये जो आपका 1000 है ना, इसके ऊपर भी तीसरे साल के लिए ब्याज लगेगा, कितना लगेगा, तो तीसरे साल के लिए ब्याज लगेगा तो वो 3/50 ही लगेगा भाई। 0 से 0 और 5 से काटोगे 20 बार चला गया, 20 या 60, ये 60 आ गया। अब ये टोटल जोड़ लो भी, 1000 और 1250 ये कितने हो जाएंगे, 1000 और 1250 2250, 2250 प्लस में 1500, प्लस में 1500 और प्लस में आपको करना है 50 और 60 110 प्लस में आपको करना है 75 और 3 78 और प्लस में आपको 78 करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना आएगा, टोटल जोड़ोगे तो ये आपके पास में 3938 आएगा भाई, 3938 जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार से आपको ज्ञात कर लेना है। आगे देखो भी नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी, तो वो केरल के अंदर बनी थी। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से
अन्य तीनों में असंगत शब्द का चयन करना है। तो अन्य तीनों में गुर्दा, हृदय और यकृत, और यहाँ पे है हाथ। हाथ है वो आपका क्या है, बाहरी अंग है, बाहर का अंग है। गुर्दा है, हृदय और यकृत ये शरीर के अंदर पाए जाते हैं भी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी सारक का आपको फुल फॉर्म बतानी है, तो ये हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टारगेट हब एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है वो टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और जल्द ही आपकी 2 दिनों के अंदर अंदर है वो टेस्ट सीरीज है वो शुरू हो जाएगी भी एनटीपीसी के लिए। तो पहले आओ पहले पाओ टेस्ट सीरीज के लिए आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और आपको 100 प्रिपरेशन के लिए तैयारी के लिए आपको 135 पेपर दिए जाएंगे, क्योंकि एनटीपीसी में सीबीटी 1 के लिए 135 पेपर हुए थे, भी 135 पेपर हुए थे प्रीवियस ईयर पेपर। आप क्वेश्चन से क्वेश्चन मिला लेना, वो के वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको चैनल के ऊपर करवाए हैं ना, उसी तरीके से क्रम वाइज आपको क्या है टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेंगे देखने को। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी यहाँ पे, अब इसमें आपको बोला गया भी 7000 में से कुछ राशि 6% वार्षिक दर और शेष राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है। 7000 रुपए की कुल राशि पर 5 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 1600 रुपए है, तो 6% वार्षिक दर से उधार दी गई राशि कितनी है ये आपको बताना है। मैंने मान लिया x, भी 6% के लिए x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 6 इंटू यहाँ पे आ जाएगा समय कितना भी 5 वर्ष है तो ये 5 आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा 100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये होता है भी मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन में 100। उसके बाद में प्लस आपको करना है इसका ब्याज, और अब कितना हो जाएगा 7000 माइनस में x, 7000 माइनस में x, और इंटू दर कितनी है 4% है, और इंटू समय कितना है 5 वर्ष है, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, और बराबर में इसका, यानी दोनों का जो ब्याज है वो कितना मिला है, इसको 1600 रुपए मिला है। चीज समझ पाए क्या, भी पहले 6% के लिए मैंने मान लिया भी x रुपए इसने ब्याज के रूप में लिए थे, और फिर बाकी पीछे कितने बच गए 7000 माइनस में x बच गया। अब देखो भी इसका 100 तो एलसीएम आ गया, 100 एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा आपके पास में 30x, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 7000 माइनस में x, और 4 5 20, 4 5 20, और उसके बाद में ये हो जाएगा आपके पास में 1600। अब ये 100 यहाँ पे क्या है भाग में है, इधर जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 1,60,000 हो जाएगा। अब इसको गुणा करवा दो तो ये हो जाएगा आपके पास में 30x प्लस में 7000 को 2 से गुणा करवाओगे तो ये 14, और कितने आ जाएंगे फिर 14 और 4 जीरो आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1,40,000, और माइनस में 20x बराबर में ये हो जाएगा 1,60,000। अब देखो यहाँ पे माइनस का क्या है, माइनस का 20x और प्लस का 30x है, तो ये बच गया प्लस का 10x, बराबर में ये बराबर से दूसरी साइड में जाएगा, तो ये यहाँ पे कितना बचेगा भी 1,40,000 है वो माइनस का हो जाएगा, और 1,60,000 प्लस का है, तो आपके पास में कितना बचेगा 20,000 रुपये बचेगा। अब x का मान आपको ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 इसके भाग में आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का मान कितना आ गया, तो 1 का मान आपके यानी x का मान आपके पास में कितना आ गया 2,000 रुपये आ गया, और x आपने माना क्या था 6% के ऊपर उधार दी गई राशि मानी थी, और यही आपको पूछा है इसने, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 2,000 रुपये, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1982 के अंदर की गई थी। भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी, तो ये 1982 के अंदर की गई थी। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी लेड का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, लेड यानी शीशा, पीबी होता है भी, पीबी लेड शीशा, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका Mn होता है ना, ये मैग्नीज होता है, एक होता है Mg वो होता है मैग्नीशियम, Fe यानी ये फेरिक लोहा बोलते हैं इसको बोलते हैं लोहा, और Zn यानी जिंक। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब उस विकल्प का आपको चयन करना है,
यहाँ पे ये क्या है, इसको लिखते हैं 10 और ये 1 और 1 टोटल कितने हो गए, ये 10 और 2 12, ये 12 हो गया। इसको क्या लिखूंगा मैं, 5 लिखूंगा तो 5, इसको क्या लिखूंगा 10 लिखूंगा तो ये 10, और यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। ये कितना है अभी, ये आपका 8 है, और उसके बाद में ये कितना हो जाएगा, तो ये इसका मतलब हो गया, C का मतलब होता है 100, और X का मतलब 10, और X का मतलब 10, और ये आपके पास में V का मतलब 5, तो ये 10 और 10 20 और 5 25, यानी ये हो गया 125। ये कितना हो गया, 125 हो गया। अब यहाँ पे बताना है, इसमें दो सीरीज है। पहली सीरीज है 10 में से 2 गया 8 माइनस 2, सॉरी 12 में से 2 गया तो माइनस का 2 किया तो यहाँ पे 10, और फिर 10 में से माइनस का 2 किया तो ये 8 आ गया, और फिर माइनस का 2 करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में 6 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2 कर रहा है। आगे वाले में क्या कर रहा है, ये आगे वाले में यहाँ पे गुणा कर रहा है, यानी 5 से 5 का मल्टीप्लाई करवा दिया तो यहाँ पे जो संख्या आ गई उस संख्या को फिर 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 125 आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या आएगा 25, 5 5 25, 25 5 125 होते हैं। तो ये एक प्रकार से सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे 25 को क्या लिखूंगा, तो 25 को x और v लिखूंगा, यानी x का मतलब 10, x का मतलब 10 और v का मतलब 5, तो 10 और 10 20, 20 और 5 25। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो p x की क्यूब प्लस में x की स्क्वायर माइनस में 2x माइनस q, और ये क्या है x माइनस 1 और x प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित है। आपको p और q का मान ज्ञात करना है। अब देखो भाई ये x माइनस 1 और x प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये x माइनस 1 और x प्लस 1 ये इसके गुणनखंड होंगे भी। तो यहाँ पे पहली कंडीशन x माइनस 1 दे रखा है। अब ये क्या करूंगा मैं, x बराबर 1 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर से दूसरी साइड में गया तो एक है वो क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब ये मान रख दूं मैं किसमें, इस समीकरण के अंदर, तो ये हो जाएगा आपके पास में p और 1 का क्यूब प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 1 और उसके बाद में माइनस का q। अब यहाँ पे देखो भी ये आपके पास में क्या हो गया, ये आपके पास में हो जाएगा 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो ये p प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस का 2 और माइनस का q। अब यहाँ पे ये माइनस का 2 है, बराबर 0 कर दो भी, इसके बराबर क्या कर दो 0 कर दो। अब ये माइनस का 2 है और यहाँ पे प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा p, यहाँ पे क्या है माइनस का q है, तो माइनस का q और बराबर में 1, यानी यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ पे प्लस का 1, तो माइनस का क्या बचेगा आपका, माइनस का 1 बचेगा, और ये बराबर से दूसरी साइड में हम ले गए तो ये प्लस का हो गया। तो ये समीकरण नंबर आपकी 1 बन गई। अब इस कंडीशन में देखो आपके पास में क्या है, x प्लस में 1 बराबर 0 कर दो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसको क्या है, इस समीकरण के अंदर रख दो, तो ये हो जाएगा p और यहाँ पे माइनस का 1 की क्यूब प्लस में माइनस का 1 की स्क्वायर और माइनस 2 और यहाँ पे माइनस का 1 और फिर क्या आ जाएगा माइनस का क्यूब बराबर में 0। अब यहाँ पे देखो भी माइनस का 1 की क्यूब है तो ये माइनस का p बनेगा, माइनस का p, और यहाँ पे माइनस का 1 का स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, प्लस का 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस 1 के साथ में गुणा होगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का q हो जाएगा और बराबर में 0। अब देखो भी प्लस ये टोटल कितना हो गया, 3 हो गया, ये टोटल 3 हो गया आपका। तो यहाँ पे आपके पास में बनेगा माइनस का p और माइनस का q, इनको बराबर से दूसरी साइड में भेज दो आप, तो ये प्लस के बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा p प्लस में q बराबर में 3, बराबर में 3 हो गया, तो एक आपके पास में ये आ गया। अब ये समीकरण नंबर 2 बना दो आप, तो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 से, अब समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों से देख लो भी, यानी p माइनस q बराबर में 1 है और एक है p प्लस में q बराबर में 3 है। अब यहाँ पे देखो भी ये माइनस का जोड़ने पर, जोड़ोगे तो निशान चेंज नहीं होगा, तो ये आपके पास में कट गया और यहाँ पे आ गया 4 और ये हो गया 2p, 2p बराबर 4, तो p बराबर में आपके पास में क्या आ गया 2, p का मान क्या आ गया 2 आ गया, और ये समीकरण नंबर 1 के अंदर रख दो। समीकरण नंबर 1 के अंदर रखोगे तो ये हो जाएगा p माइनस का p का मान कितना है, p का मान तो 2 है, और माइनस का q बराबर में 1। अब इस माइनस के q को बराबर से दूसरी साइड में ले जाओ और इस 1 को इधर ले आओ, तो ये हो जाए 2 और ये माइनस का
प्लस का एक है तो ये माइनस का एक हो जाएगा, और ये क्यू है वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये आपके पास में क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एक। क्यू का मान क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, और पी का मान कितना आ गया, 2। तो पी का मान 2 और क्यू का मान है वो एक आ जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। आपको पता है भी एक फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई की स्क्वायर और प्लस में 2xy, ये होता है। अब यहां से आपको क्या है, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर का तो मान ज्ञात करना है, यानी इसका मान तो आपको ज्ञात करना है। अब इसको क्या करते हैं, इसको बराबर से दूसरी साइड में भेज देते हैं। तो ये फॉर्मूला अपने पास में ये बन जाएगा भी एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई की स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर और माइनस का 2xy हो जाएगा। अब इसके अंदर मान रख दो भी, ये आपका फॉर्मूला बन गया, इसके अंदर मान रख दो, एक्स और वाई का मान रखो, तो ये हो जाएगा आपके पास √3 प्लस में 1 अपॉन में √3 माइनस में 1 और बीच में प्लस का निशान, और ये हो जाएगा √3 माइनस में 1 अपॉन में √3 प्लस में 1, और इसका क्या करना है आपको, होल स्क्वायर करना है। और यहाँ पे -2 और x का मान क्या है भी आपके पास में, x का मान है √3 प्लस में 1 अपॉन में √3 माइनस में 1, और इंटू y का मान क्या है, √3 माइनस में 1 अपॉन में √3 प्लस में 1। अब ये देखो भी √3 प्लस का 1 है और √3 प्लस का 1 है, कट गया और ये भी कट गया, तो यहाँ पे तो 1 आ गया। अब यहाँ पे आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो इसका एलसीएम लोगे तो ये आपके पास में क्या बनेगा भी, ये आपके पास में एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में √3 माइनस 1, एक तो ये एलसीएम आ गया, और दूसरा है वो आ गया √3 प्लस का 1, ये एलसीएम आ गया। √3 माइनस 1 से √3 माइनस 1 कट गया, तो आपके पास में बच गया क्या, तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी √3 प्लस 1 यहाँ पे और √3 प्लस 1 यहाँ पे, दोनों का गुणा किया तो होल स्क्वायर बन गया। और प्लस में √3 प्लस 1 से √3 प्लस 1 कट गया, आपके पास में बच गया क्या, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर ऊपर चल रहा है भी, ये तो चल ही रहा है, और इंटू क्या यहाँ पे 2 है। अब देखो भी नीचे वाला क्या बन गया आपके पास में, ये बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। आपको पता है a माइनस बी और ये होता है a प्लस बी, तो ये किस रूप में ओपन होता है, a की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर माइनस में b की स्क्वायर के रूप में ओपन होता है। तो ये a की स्क्वायर यानी √3 की स्क्वायर 3 और 1 की स्क्वायर 1, तो ये ऊपर वाला है वो आपके पास में ओपन कर दो, ऊपर वाला a प्लस बी की होल स्क्वायर के रूप में ओपन होगा, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 2√3, और अब इसको ओपन कर दो तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2√3, और अपॉन में आपके पास में क्या है √3, यानी ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे क्या है आपके पास में होल स्क्वायर है भी, यहाँ पे होल स्क्वायर है और इंटू क्या चल रहा है 2, तो माइनस का 2√3 और प्लस का 2√3 कैंसिल हो गया, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 4 और 4 8, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन में 3 माइनस 1 यानी 2, तो इसका क्या चल रहा है आपके पास में होल स्क्वायर, और इंटू क्या चल रहा है 2 चल रहा है, इंटू थोड़ी ना, यहाँ पे माइनस है अभी, ये देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस में अभी, ये इंटू में नहीं है, तो इसको माइनस का निशान लगाओ भी यहाँ पे, तो ये आपके पास में माइनस का आएगा अभी, -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 माइनस में 2 बराबर क्या आ जाएगा 14, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 14 होगा, जो कि आपको ऑप्शन नहीं दे रखा, ऑप्शन मिस प्रिंट है अभी, PDF बनाई थी उस समय मिस प्रिंट हुआ, तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2 नंबर में 14 है भी इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखिएगा अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में आपको b का मान बताना है, b का मान बताना है, तो यहाँ पे देखो भी 3√2 माइनस में 2√3 और अपॉन में आपको क्या दे रखा है 3√2 प्लस में 2√3। अब इसका परिमेयकरण कर दो, परिमेयकरण करोगे तो नीचे वाले जो निशान है उसका विपरीत चिन्ह लेना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाए आपके पास 3√2 माइनस का 2√3 और अपॉन में ये क्या आ जाएगा 3√2 माइनस का 2√3।
अब इसका परिमेयकरण किया तो नीचे वाला क्या बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी बन गया, तो ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर वाला है वो आपके पास में क्या बन गया, ऊपर वाले का आपस में गुणा करवा दो भी, ऊपर वाले का आपस में गुणा करवाओगे तो ये आपके पास एक प्रकार से ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे वाला है वो आपके पास में बन गया a की स्क्वायर माइनस में b की स्क्वायर बन गया, ये बन गया अभी, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे वाला तो 3√2 है, ये क्या है 3√2 का होल स्क्वायर करोगे आप, तो ये क्या बनेगा 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 ही होगा, तो 9 2 18 बनेगा, ये बन जाएगा 18, नीचे वाले की बात कर रहा हूं मैं। और माइनस में 2√3 का होल स्क्वायर करोगे तो 2 के स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, तो 4 3 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अपॉन ऊपर वाला सोल्व करो, a माइनस बी की होल स्क्वायर ओपन करो तो ये हो जाएगा a की स्क्वायर यानी 3√2 की स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9, और √2 का स्क्वायर यानी 4, सॉरी √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 2 18, ये कितना आ जाएगा 18, और उसके बाद में प्लस का 12, और उसके बाद में माइनस 2, तो इसका क्या लगेगा फॉर्मूले का लगेगा, और उसके बाद में ये आपके पास में क्या है अभी इंटू 3√2 ऊपर ही लिख देते हैं अभी यहाँ पे 2 आपका क्या लगेगा फॉर्मूले का लगेगा, और उसके बाद में a आपके पास में कितना है, तो a आपके पास में है 3√2 और b आपके पास में कितना है तो 2√3। अब देख लो भाई 18 में से 12 गया तो आपके पास में बच गया कितना 16, 18 में से 12 गया तो बच गया आपके पास में 6 बचेगा भाई, 6 बच गया। ऊपर वाला कितना हो गया, तो ऊपर वाला है वो आपके पास में बन गया 18 और 12 कितने हो गए भाई, 18 और 12 है वो 30 हो गए, 30 माइनस का, और यहाँ पे आपके पास में है 2 गुणा करवाओगे, आपस में गुणा करवा दो, 2 3 6 और 6 2 कितने होते हैं 2 3 6 6 2 12, तो ये हो जाएगा आपके पास में 12, और ये आ जाएगा √2 और √3 है अभी यहाँ पे, √2 और √3 का आपस में गुणा करवाओगे तो ये √6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 30 और 12 के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 30 और 12 के अंदर 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 हमने बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा 6 5 30, तो 5 माइनस में 6 2 12 और √6 अपॉन में क्या है 6, तो 6 से 6 कट गया। अब आपके पास में इसके बराबर दे क्या रखा आपको, तो इसके बराबर a प्लस बी √6 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस में 2√6 बराबर में ये आपके पास में होता है a प्लस बी, क्या होता है a प्लस बी √6, ये होता है, ठीक है। अब तुलना कर दो, इनकी तुलना करोगे तो ये आपके पास में जो रूट का है, जो रूट वाला है वो रूट के साथ में चला जाएगा, और जो बाकी बचा है वो a के साथ में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा a का मान तो आपके पास में 5 आ गया, ठीक है, और b का मान क्या आ जाएगा, तो b √6 है, तो इसका मान आ जाएगा माइनस का 2√6, √6 से √6 कैंसिल हो गया, तो b का मान आपके पास में क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया भी निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है, तो वो आपका राइट आंसर होगा राजेंद्र लाहिरी है, ये अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो भी 6 चौके 24, यानी इनका क्या कर रहा है, ये सामने वाली जो भुजा है इनका क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, और ऊपर वाली भुजा ऊपर वाली जो संख्या वो जोड़ रहा है, 6 चौके 24, 24 और 5 29, इसी प्रकार से 8 5 40, अब 48 बनाने के लिए इसमें 8 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखो 36 और 36 में फिर क्या है 44 आ गया, फिर 9 42 आ गया। अब इसके अंदर 2 सीक्वेंस चल रही है, सीक्वेंस ये है भी 6 और 3 9, और 9 और 3 कितने होते हैं भी 12, 9 और 3 12 आ गए। इसी प्रकार से 44 में से 2 गया 42, 42 में से 2 गया 40, तो यहाँ पे क्या है आपका 12 राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, बंबई के अंदर है, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी 43 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपको माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। माध्यिका और बहुलक ज्ञात करने के लिए माध्यिका, सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करते हैं। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको आंकड़ों को आरोही क्रम में सेट करना पड़ेगा।
तो पहले आप इनके आंकड़ों को आरोही क्रम में सेट करो भी। आरोही क्रम में सेट करने के बाद में इनकी आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले आएगा यहाँ पे 16, 16 के बाद में आएगा 18, और 18 के बाद में 16 आ गया, फिर 18 आ गया, फिर 20 आ जाएगा, और उसके बाद में 20 से बड़ी संख्या, जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है, तो 25, और 25 क्या है, 2 बार अभी 25 2 बार है, तो ये लो 25 2 बार आ गया। और उसके बाद में 25 के बाद में कितना आएगा भाई, 25 के बाद में 28 आ जाएगा, और 28 के बाद में 35, 28 के बाद में 35 आ जाएगा भाई, 35, और 35 के बाद में 38 आ जाएगा। तो टोटल संख्या देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अब यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8, संख्या एकदम सही है। अब आपको मिड वैल्यू निकालनी है, मिड वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 8 संख्याएं हैं, तो इसका मिड वैल्यू 2 संख्या आएगी, 3 इधर और 3 इधर, तो 2 संख्या आ जाएगी। अब आपको करना क्या होता है, जो आपके पास में 2 संख्याएं आई है उनको जोड़ करके 2 का भाग दे दो, जोड़ करके 2 का भाग दोगे तो आपके पास में 25 ही आ जाएगा। तो इसकी जो माध्यिका आएगी, यानी एम मीडियन जो माध्यिका आएगी वो 25 आ जाएगी। अब बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है सबसे अधिक बारंबारता, सबसे ज्यादा बार कौन आया है। यहाँ पे 16 एक बार आया, 18 भी एक बार आया, 20 भी एक बार आया, 25 2 बार आया है, और 35 एक बार आया, 28 एक बार आया, और 38 एक बार आया। तो ज्यादा बार कौन आया, 25 आया। तो इसका मतलब है भी, यानी बहुलक को जड़ बार से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे आपका 25 क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा। अब 25 ही बहुलक और माध्यिका भी 25 है, दोनों का योग पूछा है, 25 और 25 50, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है मनुष्य, पिता और आदमी। तो दोनों के दोनों है वो मनुष्य में आ जाएंगे, और उसके बाद में सारे के सारे जो आदमी होते हैं वो क्या होते हैं भी, सारे के सारे जो आदमी हैं वो मनुष्य ही होते हैं। और उसके बाद में सारे के सारे जो पिता होते हैं वो क्या होते हैं भी, वो आपके आदमी होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर जो डायग्राम है वो बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक बताना है क्या आएगा। देखो 1/16, और फिर आ गया 1/4, फिर 1 आ गया, और फिर यहाँ पे बताना है क्या आएगा, और फिर यहाँ पे 16। अब देखो भी, अब इसको मैं 4 से गुणा कर दूं, 4 से गुणा करूंगा ना, प्रत्येक को 4 से गुणा कर रहा है ये, तभी अगली संख्या आ रही है। 4 कम 4, 4 चौके 16, यानी 1/4 आ गया। फिर इसको 4 से गुणा किया तो 4 से 4 कट गया, 1 आ गया। फिर इसको 4 से गुणा करूंगा तो 4 आ जाएगा, फिर इसको 4 से गुणा करूंगा तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक में 4 आ जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक लड़के को 495 को 36 से गुणा करना था, परंतु प्रश्न में दिए गए अंकों में से एक अंक को गलत पढ़ने के कारण उसका उत्तर है वो कितना आ गया, 16,740 आ गया। तो उसने किस अंक को गलत पढ़ा। अब देखो भी, 495 के अंदर है वो 36 से गुणा किया इसने, 36 से 495 को 36 से गुणा किया। तो यहाँ पे जो उस परंतु, यानी एक लड़के को 495 को 36 से गुणा करना था, परंतु उसने आंकड़ों में से एक को गलत पढ़ लिया, यानी 495 है, इसमें से एक को गलत पढ़ लिया, और गलत उत्तर के कारण, यानी गलत पढ़ने के कारण है वो उसका 16,760 आ गया, 16,740 उसका आंसर आ गया। अब आपको करना क्या है, जो आपका उत्तर आया है उसके अंदर आपको क्या कर देना है, 36 से डिवाइड कर दो उसको 36 से डिवाइड कर दो, तो वो संख्या आ जाएगी जिसको आपने गुणा किया था। भी देखो, कोई संख्या है, जैसे मैंने बोला भी, मेरे पास में संख्या है 12, और उस संख्या को मैंने क्या है 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास में जो संख्या आई वो मेरे पास में कितनी आ गई, गलती के कारण है वो, यानी इसको गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो मेरे पास में वो संख्या 48 आ गई। अब सही संख्या क्या है, तो वो संख्या याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 4 को इस 12 में डिवाइड कर दो, यानी इस 4 से 48 को डिवाइड कर दो, 4 से 48 को डिवाइड करोगे तो ये 12 आ जाएगा, वापस वो संख्या आ रही है। तो इसका मतलब है भी अपन क्या है, 16,740 को आप भाग दे दो किसका, 36 का, तो ये आपके पास में 465 आ जाएगा भी। अब 465 आ जाएगा, तो यहाँ पे था क्या, 495 था, और 465 उसके द्वारा पढ़ा गया। तो इसका मतलब क्या है, उसके द्वारा गलत अंक 9 पढ़ा गया भाई, 9 को गलत पढ़ा गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2006 में, निम्नलिखित में से कौन सी योजना
वर्ष 2006 में शुरू की गई थी, तो ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 49 नंबर आपके सामने है, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? मुद्रा राक्षस नामक जो नाटक है वो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वह इंगित करता है कि कुछ मेहनती कर्मचारी चतुर कर्मचारी है? यानी उस विकल्प को इंगित करना है भी कुछ मेहनती कर्मचारी है, कुछ जो आपके मेहनती कर्मचारी है वो क्या है? चतुर यानी चालाक कर्मचारी है। ये डायग्राम बनना चाहिए। तो इसने लिखा भी कुछ चतुर कर्मचारी मेहनती कर्मचारी नहीं है, तो कुछ नहीं है इसका मतलब कुछ तो है भी, कुछ यानी कुछ चतुर कर्मचारी है वो मेहनती कर्मचारी नहीं है। जो मैंने यहाँ पे जो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं ये है वो क्या है? मेहनती कर्मचारी है जो चतुर नहीं है। लेकिन इसके अंदर कुछ तो है, और कुछ कौन से हैं जो मैं ये जो डायरेक्ट कर रहा हूं वो दोनों में कॉमन है। यानी ये क्या है? मेहनती भी हैं और चतुर भी हैं। और ये जो लाल रंग के अंदर है ये क्या है? ये मेहनती हैं, केवल मेहनती हैं, और इधर वाले क्या है? केवल चतुर है। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसने बोला भी सभी चतुर कर्मचारी है वो मेहनती कर्मचारी है, तो ये इस डायग्राम के अंदर नहीं आएगा। सारे के सारे जो चतुर है आपके वो क्या है? कर्मचारी मेहनती कर्मचारी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से डायग्राम बनेगा इसका। और कोई भी चतुर कर्मचारी मेहनती कर्मचारी नहीं है, यानी चतुर का अलग बन जाएगा और मेहनती का अलग बन जाएगा। उसके बाद में सभी मेहनती कर्मचारी चतुर कर्मचारी है, तो सारे के सारे जो मेहनती कर्मचारी है वो आपके चतुर कर्मचारी में आ जाएंगे इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार का डायग्राम आपका बनना चाहिए। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देखो भी, इनमें से 3 असंगत है, इनमें से तीनों में से असंगत संख्या युग्म का आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो 0 और 6, उसके बाद में 21 और 46, और उसके बाद में 12 और 28, और उसके बाद में 5 और 14। अब इनके बीच में अगर अपन बात करते हैं भी 21 को 2 से गुणा करो, 21 2 42, 42 प्लस में 4 46 हो गया। इसी प्रकार से 12 2 24, 24 प्लस में 4 28 हो गया। इसी प्रकार से 5 2 10, 10 प्लस में 4 14 आ गया। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन नहीं लग रही, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 2 से गुणा करके 4 जोड़ रहा है अभी। आगे देखो नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी है वो आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको ज्ञात करना है m का मान। m का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखो भी आधार आपके समान है, आधार समान है तो यहाँ पे घातों को जोड़ दो। घातों को जोड़ोगे तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा? -3 और -8 बराबर है -3m प्लस में 1। तो यहाँ पे -3 और -8 यानी -11 बनेगा, बराबर में -3m और +1। ये +1 है, ये दूसरी साइड में जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये -12 बन जाएगा। -12 बराबर में -3m, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो m बराबर क्या आ जाएगा? गलत कर दिया क्या? अब यहाँ पे ये 3 और ये 8 हो गया। ठीक है, ऐसे कैसे कर दिया? अभी गलत कर दिया ना। अब ये देखो, अब यहां पे क्या था? -3 और -5 था। अभी -3 और -5 आधार समान है तो घातों को जोड़ दो। जोड़ा तो -3 और -5 -8 बनेगा। अब ये देखो भी यहां पे क्या है? ये +1 है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -9। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो m बराबर क्या हो जाएगा? 9/3। 3 कम 3 3 3 9, तो यहाँ पे m का मान क्या आ जाएगा? 3। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक शतरंज प्रतियोगिता में 125 खिलाड़ी भाग लेते हैं। खेल नॉकआउट आधार पर खेला जाएगा। पूरी प्रतियोगिता में कुल मैच कितने होंगे ये आपको बताना है। देखो भी, नॉकआउट का मतलब समझो आप। नॉकआउट का मतलब होता है भी यहाँ पे मैच है वो टाई नहीं होगा, मैच टाई नहीं होगा, कोई हार और जीत यानी उसका रिजल्ट निकलेगा। कोई भी मैच टाई नहीं होगा, प्रत्येक मैच का है वो यहाँ पे रिजल्ट निकलेगा हार और जीत के रूप में। तो अब 125 खिलाड़ी हैं, 125 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी है वो विजेता होगा। अब आपको क्या करना है? 124 खिलाड़ियों को क्या करना है? बाहर करना है। अब प्रत्येक मैच यानी एक मैच होता है, उस एक मैच के अंदर एक खिलाड़ी बाहर हो जाता है। एक मैच होता है, उस एक मैच के अंदर एक खिलाड़ी बाहर होगा, यानी एक खिलाड़ी हारेगा और एक खिलाड़ी जीतेगा। तो एक खिलाड़ी हारेगा वो बाहर हो जाएगा। तो आपको 124 खिलाड़ियों को बाहर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 124 मैच करवाने पड़ेंगे। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, हर्ष अजीत का पुत्र है। हर्ष है वो ए से अजीत का पुत्र है भी, हर्ष अजीत का पुत्र है। विनीता अजीत की पत्नी है, विनीता है वो अजीत की पत्नी है, तो इसका मतलब है विनीता है, हर्ष है वो अजीत का पुत्र और विनीता वो अजीत की पत्नी है, तो विनीता है वो हर्ष की माँ होगी। हर्ष अजय का भाई है, हर्ष है वो ए अजय का भाई है, तो इसका मतलब है भी विनीता है वो इसकी भी माँ होगी और ये जो आपका अजीत है ये इसका भी पिता होगा। नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है, नेहा है वो अजय और कविता की इकलौती पुत्री है भी इन दोनों की, तो यानी ये पति पत्नी हो गए, कविता है वो अजय की पत्नी होगी। अब यहाँ पे विनीता का नेहा के साथ क्या संबंध है, ये विनीता है ये नेहा के साथ में क्या रिलेशन है, तो नेहा की ये दादी लग गई हुई, नेहा की दादी लगती है विनीता, तो अपन क्या बोलेंगे ये पिता की माँ होगी फिर, यानी अजय है और अजय की माँ कौन है, विनीता है, और ये फिर पिता नेहा का पिता कौन है, अजय, और अजय की माँ कौन है, विनीता, तो यहाँ पे पिता की माँ 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी 2016 में बनी ग्रेट ब्रिटेन की द्वितीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी, थेरेसा रे। 2016 में बनी ग्रेट ब्रिटेन की द्वितीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी, थेरेसा मे, यानी ये 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, सुकुमार सेन, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा के अंदर रहता है, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी 5 से विभाज्य 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच कितनी संख्याएं हैं, यानी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 999, 999, तो यहां पे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 999, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9999। अब इसमें क्या करना है, 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो पहले इसको डिवाइड करो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से कम 5 बच गया 4 49, 5 निम 45 बच गया 4, 5 निम 45, जहां तक भाग पूरा जाता है वहीं तक देना आपको, ठीक है। अब इसको 5 से डिवाइड करो। अब 199 क्या है, ये 199 है वो 9000 यानी 1 से लेकर के 9999 तक 5 से डिवाइड होने वाली संख्याएं हैं, वो आपकी 199 है। उसके बाद में 9999 के अंदर 5 का भाग देना, तो 5 से कम 5 बच गया कितना, 4 49, 5 निम 45, 5 निम 45 और 5 निम 45, तो 9999 तक 5 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है, 1 से लेकर के, वो है 1999। अब 1999 में से आपको 199 माइनस कर देना है, 0 0 8 और 1, तो टोटल संख्या कितनी आ जाएगी दोनों के बीच में 1800, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना भी आपको यहाँ पे, अब इसके अंदर बताना भी क्या आएगा। अब देखो P Q R S और T, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T E, A घटा दिया D, A घटा दिया C, A घटा दिया B और A घटा दिया, तो A आ जाएगा। अब आगे देखना है 11 और फिर यहाँ पे 2, यानी अब पहले इसने क्या किया, यहाँ पे देखो भी 11 फिर 2 फिर 9 और फिर 4, अब यहाँ पे इसने माइनस 9 किया, 11 में से 9 गया तो 7 और फिर प्लस 7 कर दिया, फिर माइनस 5 कर दिया और फिर क्या करेगा ये प्लस 3 करेगा। पहले 9 किया फिर, यानी चल तो ये रहा अभी 9 7 5 3, पहले माइनस 9 किया फिर प्लस 7 किया फिर माइनस 5 किया फिर प्लस 3 करेगा, तो 7 आ जाएगा, 4 3 7, तो ये हो जाए TA7, तो आपका दोनों 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी राना टिग्राना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है, तो ये एशियाई मेंढक का वैज्ञानिक नाम है, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अभी इसके अंदर बोला गया है भी 2 रेलगाड़ी दिल्ली और पटना से क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर चलती है, यानी जो दिल्ली वाली है वो पटना के लिए जाती है और जो पटना वाली है वो दिल्ली के लिए जाती है। एक दूसरे को पार करने के बाद पटना और दिल्ली पहुंचने में क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। तो दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल आपको ज्ञात करनी है। देखो भी पहली रेलगाड़ी, पहली की चाल फॉर्मूला होता है पहली की चाल अपॉन में दूसरी चाल, दूसरी रेलगाड़ी की चाल बराबर होता है दूसरी का समय
दूसरी का समय अपॉन में क्या होता है, पहली का समय, पहली का समय, और ये किस में आएगा भी, ये आएगा आपका रूट के अंदर। ये फॉर्मूला होता है इसका। तो पहले की चाल आपको 45 दे रखी है अभी, ठीक है, दूसरे की चाल आपको ज्ञात करनी है तो x मान लो। उसके बाद में दूसरी का समय कितना है, तो दूसरी का समय वो 3 घंटा 20 मिनट है। अब 3 घंटा और 20 मिनट को अगर अपन इसमें बदलेंगे तो ये मिनट को घंटे में बदलेंगे, 60 का भाग दे दो तो बी एकम बी और बी तिया 60, 3 एकम 3 तिया 9 एक 10, 10/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 10 और अपॉन में 3 आ जाएगा, और इंटू दूसरी का समय कितना है, तो दूसरी का समय 4 से ही 48/60, और इसको 12 चौके 48 और 12 पंजे 60, 500 का 20, 20 और 4 24, 24/5 तो 24 इसके तो यहाँ पे आ जाएगा 24, और 5 है वो आपका इधर ऊपर चला जाएगा भाई। अब ये क्या बन गया, तो ये आपके पास में बन गया 45/x बराबर में 50/48। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 24 तिया 72 होते हुए 72, 24 तिया 72, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में 36, और ये हो जाएगा 45/x, और इसके ऊपर क्या है रूट और बराबर का निशान। 25 5 के रूप में बाहर आ जाए, 36 6 के रूप में बाहर आ जाए, तो 45/x बराबर में 5/6। अब इसको वज्र गुणा करवा दो, वज्र गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर में 45 × 6, 5 एकम 5, 5 नहीं 45, 9 छिका 54, तो यहाँ पे 54 किलोमीटर पर घंटा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, लवली अपने प्रतिशत लाभ की गणना है वो विक्रय मूल्य पर करती है, जबकि बंटी अपने प्रतिशत लाभ की गणना है वो क्रय मूल्य पर करता है। उन्हें पता चलता है कि उनके लाभों का अंतर है वो 100 है। यदि उन दोनों का विक्रय मूल्य है वो क्या बराबर है और दोनों को 25% का लाभ होता है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य आपको बताना है। बढ़िया तरीके से समझना, चुटकियों में सोल्व करेंगे। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 25% को मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब यहाँ पे लवली भाई साहब है, लवली है, तो लवली क्या करती है, अपना जो लाभ की जो गणना करती है वो विक्रय मूल्य पे करती है। विक्रय मूल्य पे करती है तो इसका मतलब नीचे वाला अब विक्रय मूल्य को दर्शाएगा, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य पे गणना हो रही है। तो ये हो गया लवली का। लवली क्या करती है, तो लवली का विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस है वो कितना 4 रुपए है। एक का लाभ हो रहा है, तो लाभ कब होगा, जब 3 इसका क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बंटी भाई साहब आते हैं आगे। बंटी भाई साहब क्या करते हैं, अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करते हैं, तो नीचे वाला क्या दर्शा रहा है, क्रय मूल्य को दर्शाएगा 4, और यहाँ पे 1 का लाभ हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया 5, इसका क्या आ गया विक्रय मूल्य आ गया। अब देखो अभी इसके अंदर आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य को बराबर करना है। विक्रय मूल्य को बराबर करोगे तो 4 से गुणा इसको करो और 5 को गुणा इसको करो, क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य इसने बोला है बराबर है, तो इसको 5 से गुणा करे तो इसको भी 5 से गुणा करो और इसको भी क्या करो 4 से गुणा करो। अब ये हो जाए कितना 15, और ये आपके पास में 20 हो गया, और ये 16 हो गया, और ये आपके पास में कितना हो गया 20 हो गया। अब देखो भी बंटी का लाभ कितना है, तो बंटी का लाभ है वो 16 और 4 यानी 4 रुपए का लाभ आ रहा है, और लवली का लाभ कितना आ रहा है, तो लवली का लाभ है वो 15 और 5 20 यानी 5 का लाभ आ रहा है। तो इन दोनों के लाभों का अंतर कितना दे रखा है 100 दे रखा है। यहाँ पे 5 का लाभ है इसको और इसको 4 का लाभ है, तो हमारे अनुसार इसका लाभों का अंतर कितना आ रहा है, 1 का ही अंतर है भी, 4 और 5 यानी 1 का अंतर है, लेकिन वो बोल रहा है भी 100 का अंतर है, तो यहाँ पे 1 के बराबर क्या आ गया 100। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो दोनों अब आपको ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है कितना, तो विक्रय मूल्य 20 है, तो यहाँ पे 20 से गुणा कर दो तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 2000 रुपए विक्रय मूल्य आ जाएगा, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ब्रेग्जिट के नाम से जानते हुए, ब्रेग्जिट यानी 2 नंबर ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, विद्युत बल्बों की एक खेप में 4% टूट गए, शेष में से 25% दोषपूर्ण हो गए। यदि टूटे हुए और दोषपूर्ण बल्बों की कुल संख्या 112 है, तो खेप में बल्बों की कुल संख्या कितनी है ये आपको बताना है। देखो भाई मैंने टोटल 100% मान रखा है, बल्ब 100% है, उसमें से 4% टूट गए, तो इसका मतलब क्या रह गया 96% बचे, और 96 बल्बों में से 25 है वो दोषपूर्ण हो गए, 25 दोषपूर्ण यानी फ्यूज हो गए, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, और ये हो जाएगा आपके पास में 24 चौके 96 यानी 24 बल्ब है वो क्या हो गए इसमें से आपके डैमेज हो गए। 4 तो टूट गए और 24 है वो फ्यूज हो गए,
तो 96 में से 24 आप बाहर निकालोगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 72 बल्ब, यानी 72 बल्ब एब्सेंस बच गए। अब इसने क्या बोला अभी दोषपूर्ण बल्बों की कुल संख्या, तो दोषपूर्ण यहाँ पे 4 बल्ब थे और यहाँ पे कितने थे भी 24 थे, 4 और 24 कितने हो गए 28, 28 बराबर में आपके पास में क्या है 112। हमारे अनुसार दोषपूर्ण बल्ब कितने हैं, हमारे अनुसार दोषपूर्ण बल्ब है वो 128 है, दोषपूर्ण बल्ब कितने भी 28 है, लेकिन भाई साहब बोल रहे हैं 112 है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 112 अपॉन में 28। कट रहा है क्या भाई, इसको गुणा कर दो आप, 4 से गुणा कर दो, 4 एक 28 से कम 28 और 28 चौका 112 होते हैं अभी। उसके बाद में इसने बोला भी खेप में बल्बों की कुल संख्या कितनी है, तो खेप में बल्बों की संख्या 100% के बराबर है, एक का मान 4 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा 400, तो खेप के अंदर 400 बल्ब है, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी समानुपाती, समानुपात में ये सारे के सारे, समानुपात का मतलब क्या होता है 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 49, इस प्रकार से होता है। अंदर अंदर का गुणा करवा दो और बार बार का गुणा करवा दो, तो ये हो जाएगा x की स्क्वायर बराबर में, x की स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 9 इंटू 49, स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, x बराबर में 3 इंटू 7, 3 7 21, तो x का मान 21, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। आगे देखो भी कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है, भी थेमस नदी है वो आपकी लंदन से होकर बहती है, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी एक आदमी 1350 रुपए में 2 मेज खरीदता है, उसे एक मेज को बेचने पर 6% की हानि होती है और दूसरी मेज को बेचने पर 7 से 1/2% का लाभ होता है, तो कुल मिलाकर उसे न तो हानि और न ही लाभ होता है, तो दोनों मेजों का क्रय मूल्य में अंतर आपको बताना है कितना है। अब इसके अंदर देखो भी 2 मेज है 1350 में, यानी उसने क्या है 2 मेजों को 1350 रुपए में खरीदा है, एक को 6% हानि के ऊपर बेचता है। अब 6% हानि पे बेचेगा, 6% को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6/100 और ये आपका बन जाएगा 3/50। क्या बनेगा 3/50, यानी 50 रुपए और हानि हो रही है 3 की, तो कितने में बेचेगा ये 47 में बेचेगा फिर, आई एम राइट, ओके। उसके बाद में 7 से ही 1/2 है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये 7 2 14 और 1 15, 15/2 और प्रतिशत का निशान हटाओ तो नीचे 100 लग जाएगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा 5 या 15 और ये 2 100 हो जाएगा, तो आपके पास में हो जाएगा 3/40, 3/40, 3/40 आ गया। अब ये क्या लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब 40 और लाभ हो गया 3 का, तो ये कितने में बेचेगा 43 में बेचेगा। अब देखो भी अब टोटल यहाँ पे कितना आ रहा है अभी 90 आ रहा है टोटल, यानी इसका ये एक प्रकार से क्या है क्रय मूल्य है और ये इसका क्या है सेलिंग प्राइस है, और टोटल यहाँ पे इसका कितना आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है 90 आ रहा है, 90 बराबर 90 आ रहा है। इसने क्या बोला है कुल मिलाकर नया तो लाभ होता है और नया क्या होती है हानि होती है। अब हमें दे क्या रखा है, तो दोनों मेजों का यानी 1350 रुपए में मेज खरीदता है, तो 90 का मान आपको कितना दे रखा है 1350 दे रखा है, 90 का मान 1350 दे रखा है, तो एक का मान कितना आ जाएगा, तो एक का मान है वो 1350 अपॉन में 90, 0 से 0 काट दो, एक का मान 15 आ गया, एक का मान कितना आ गया 15 आ गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो दोनों मेजों का क्रय मूल्य में अंतर कितना है, तो यहाँ पे अंतर देख लो भी कितने का है, इसका 50 रुपए क्रय मूल्य है, इसका 40 रुपए क्रय मूल्य है, तो यहाँ पे अंतर 10 का है और एक का मान क्या है 15 है, तो 10 का मान कितना आ जाएगा 150, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहां पे है अभी, तो ये गोवा के अंदर है, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, अभी जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि अन्य दोस्तों को भी पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उससे कैसे सोल्व करते हैं। ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने आपको सभी करवा रखे हैं अभी, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर के आप प्रत्येक क्लास देख सकते हैं। और एनटीपीसी के हैं वो आपको 37 पेपर करवा चुका हूं मैं, प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो मिलेगी आपको कंटिन्यू, सारे के सारे आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में एसएससी जीडी के भी आपके क्या है प्रीवियस ईयर के पेपर है वो आपके चल रहे हैं, तो उनके भी एक दो दिनों से आपकी क्लासें आ रही है, तो वो भी आप है
वो देख सकते हैं। लगभग 3-4 पेपर आपको करवा दिए हैं और एनटीपीसी के वो 135 पेपर हुए हैं भी, ठीक है, एनटीपीसी के 135 पेपर हुए हैं। तो 1 बाय 1 करके अपन क्या है एग्जाम से पहले पहले इनको कवर कर लेंगे। अब देखो भी यहाँ पे यूरोप का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है, तो रोटरडम है। ये क्या है, यूरोप का व्यस्तम समुद्री मार्ग है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, वैस सिस्टम जो आईपी पता इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होता है, आईपी का फुल फॉर्म को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है, तो वो होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है, तो वो है अस्त्र। कौन सी अभी अस्त्र है, 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलता हूं, अगला क्वेश्चन देखो भी 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया था, तो पिगली वेंकैया ने दिया था। पिगली वेंकैया ने भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय दिया था। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है, तो फेन है वो घास का मैदान नहीं है। सवाना है, प्रेयरी है, स्टेपी है, ये घास के मैदान के नाम है, फेन नहीं है। आगे देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, तो वो आपका तूतीकोरन बंदरगाह है। तूतीकोरन बंदरगाह है, ये भारत के पूर्वी तट के ऊपर है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कांडला है वो आपका गुजरात के अंदर है भी, ठीक है। कोच्चि है वो आपका तमिलनाडु के अंदर है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने तूतीकोरन है वो आंध्र प्रदेश के अंदर होना चाहिए। आगे देखो भी, नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। एक आदमी अपने घर से अपने कार्यालय तक एक निश्चित दूरी स्कूटर के द्वारा तय करता है। 30 किलोमीटर की औसत चाल से वह जाने पर वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाने पर वह 5 मिनट पहले अपने कार्यालय पहुंच जाता है। तो उनके घर से उनके कार्यालय की दूरी ज्ञात करनी है। फॉर्मूला होता है दूरी ज्ञात करने का, दूरी बराबर होता है आपका चालों का गुणनफल, चाल का गुणनफल, ठीक है, और चालों का अंतर अपॉन में क्या होता है, इनटू होता है आपका समय, और अपॉन में 60। समय आपको मिनट में दिया होगा तो उसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 से गुणा। चालों का गुणनफल 30 इंटू 40 अपॉन में अंतर कितने का है, 10 का, इंटू समय कितना है, तो 10 मिनट पहले 10 मिनट देरी से पहुंचता है और 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल यहाँ पे 15 अपॉन में 60, इसको घंटे में बना लिया। 15 एकम 15, 15 चौका 60, और 4 एकम 4, और 0 से 0 और 4 से ये 10 बार कट गया, तो ये हो जाएगा 10 या 30, तो उसकी दूरी कितनी आ जाएगी, 30 किलोमीटर आ जाएगी। घर से कार्यालय की दूरी है वो 30 किलोमीटर। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसको सरल करना है। सरल करना ये है भी 81 है वो 9 का स्क्वायर होता है भी, ठीक है। प्लस में यहाँ पे 81 आया है, 2 के बाद में पॉइंट है तो 1 के बाद में पॉइंट लगा देंगे, 0.81। क्यों, क्योंकि 0.9 इंटू 0.9 करते हैं ना, तभी ये क्या आता है 0.81 आता है भी। तो यहाँ पे 0.9 आ गया, फिर प्लस 4 के बाद में पॉइंट है तो 2 के बाद में पॉइंट लगा 0.09, और इंटू क्या है आपका, इंटू यहाँ पे क्या है, ये किसका है भी, ये 100 का है, तो ये 100। अब इनको जोड़ो, आपस में जोड़ोगे तो 9 और 9 पॉइंट, फिर आ जाएगा 9 और इंटू क्या है भी 100 है, 100 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 999। क्या आ जाएगा भाई, 999 आ जाएगा, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रारंभ किया था, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर प्रश्न दे रखा है आपको, और प्रश्न दे रखा है, क्या कॉलेज के बच्चों की तरह विद्यालयों में बच्चों के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए, ये आपको प्रश्न दे दिया। अब तर्क आपको यहां पे आप सोच सकते हो, भी धारणा के अंदर नहीं सोच सकते, यहां पे आप सोच सकते हो। हाँ, विद्यार्थियों को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है भी। क्यों, क्योंकि एक प्रकार से अपन यहाँ पे यूनिफॉर्म लगा देंगे तो एक प्रकार से इसका स्वतंत्रता का हनन होगा भी। हम उसको क्या है फोर्स कर रहे हैं भी, आपको ये नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, तो उसकी एक प्रकार से स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। तो यहाँ पे पहला इस अकॉर्डिंग सोचें तो पहला क्या है, सही है।
दूसरा देखो, नहीं, यूनिफॉर्म से विद्यार्थियों में अनुशासन और समानता की भावना विकसित करने में मदद मिलती है। तो इस अकॉर्डिंग सोचें तो यहाँ पे ये भी सही है। तो दोनों के दोनों है वो यहाँ पे क्या है, तर्क संतुष्ट है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अभी इसके अंदर आपको बताना है, अब ये बोल रहा है भी संख्याओं को हटा दिया जाए, सारी की सारी संख्याओं को हटा दिया जाए तो एस के बाईं और 9वां स्थान कौन किसका होगा। तो एस यहाँ पे है और एस के बाईं और ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पे क्या आएगा, क्यू। तो 9वां स्थान पूछा है, संख्याओं को हटाया है, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, जिस समय 8 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया की लंबाई 14 मीटर होती है, यानी 8 मीटर एक ऊंचा पेड़ है, उसकी छाया की लंबाई है वो 14 मीटर होती है, तो उसी समय बिजली के खंबे की छाया की लंबाई 28 मीटर होती है, तो खंबे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। अब समय, कंडीशन, सिचुएशन सेम है, सिचुएशन सेम है यानी कंडीशन सेम है, समय सेम है, समय सेम है। तो यहाँ पे देखो भी 8 मीटर इसकी ऊंचाई थी और इसकी छाया की लंबाई कितनी होगी, 14 मीटर होगी। अब आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है छाया की लंबाई दे रखी है 23 मीटर, छाया की लंबाई 28 मीटर दे रखी है। अब यहाँ पे अगर इसने हाइट दे रखी हो, यानी ये क्या है, पेड़ की हाइट है और ये क्या है, छाया की हाइट है, ये छाया की हाइट है। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये अभी 8 से क्या हो रहा है, 14 हो रहा है। अब ये 14 28 कैसे हुआ। अब देखो भी, आपको क्या है, वापस चलना पड़ेगा। भी अगर आपको हाइट दे रखी होती, छाया की लंबाई पूछते तो आपको इस साइड में जाना होता। अब आपको क्या है, छाया की लंबाई दे दी और हाइट पूछ रहा है, तो इसका मतलब पहली कंडीशन के अंदर आपको इस प्रकार से जाना पड़ेगा, तो आपको इस कंडीशन में भी इस प्रकार से जाना पड़ेगा। अब पहली कंडीशन में 14 से 8 बना, तो कैसे बना, 14 से 8 बना तो ये आपका बन गया 4/7 से इसने गुणा किया 14 को 4/7 से गुणा किया, तो 7 एकम 7 और 7 2 14, 4 2 8 बन गया। इसी प्रकार से इसको क्या कर दो, 4/7 से गुणा करवा दो, तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 4 चौका 16। तो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी एक प्रकार से 16 मीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी भी, 16 मीटर आ जाएगी। एक तो ये है, इस प्रकार से आप सोच सकते हैं, और नहीं तो आप फॉर्मूला लगाना चाहो तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, पेड़ की हाइट अपॉन में पेड़ की छाया की हाइट, ठीक है, छाया की हाइट अपॉन में खंबे की बराबर हो जाएगा, खंबे की हाइट अपॉन में खंबे की छाया की हाइट आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये होता है भी फॉर्मूला इसका। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 83 नंबर क्वेश्चन। अब यदि एक लिफाफा बनाने के लिए 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आकार वाले कागज की आवश्यकता होती है, तो 72 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर के आकार वाले कागज की शीट में कितना लिफाफा लगेगा, ये आपको बताना है, कितने लिफाफे बनाए जा सकते हैं। अब देखो भी, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आकार के कागज की आवश्यकता होती है, और 72 सेंटीमीटर 72 इंटू 48 सेंटीमीटर आकार वाले एक कागज की शीट है, एक कागज की शीट है, तो 72 इंटू 48 की एक कागज की शीट है, उसमें से आपको क्या करना है, 18 इंटू 12 का भाग दे दो भी, तो आपके पास में संख्या आ जाएगी। तो ये 12 एकम 12, 12 चौके 48 और 18 एकम 18, 18 चौका 72, 4 चौका 16, तो यहाँ पे 16 पॉलीथीन बनाई जा सकती है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी 16 लिफाफे बनाए जा सकते हैं भी। अगला देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है, तो मोंट ब्लैक है वो ज्वालामुखी नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसरो द्वारा वर्ष 2020, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी फुटबॉल के लिए कितनी महिलाओं का चयन किया गया। अब फुटबॉल के लिए महिलाएं, फुटबॉल कहाँ पे है, फुटबॉल ये रही भी। अब टोटल है वो खेल प्रतिभागी संख्या कितने, टोटल यहाँ पे 500 है, 500 कैंडिडेट है, उसमें पुरुष भी है और महिलाएं भी है। तो 500 है तो 100 के बराबर 500 अभी 100 के बराबर 500 है, तो 1 का मान कितना आ गया, 5 आ गया। 1 का मान 5 आ गया, तो यहाँ पे कुल महिलाएं कितनी है फुटबॉल के लिए, तो 2×5 यानी 100 महिलाएं हैं, यानी 20% के अंदर है, तो 20% महिलाएं हैं, तो इसका मतलब 1 का मान 5 है, तो 20 का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 महिलाएं हैं, 100 महिलाओं में से 12% महिलाओं का चयन हो गया, तो इसका मतलब है सॉरी पुरुष है ये महिलाएं हैं, चयनित महिलाएं, तो उसमें से 10% महिलाओं का चयन हो गया, तो 100 में से 10% यानी 10, तो 10 महिलाओं का चयन हो गया। इसने बोला क्या है, तो कितनी महिलाओं का चयन हुआ, तो 10% महिलाओं का चयन हुआ, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, 100 का 10% 10 ही होता है भी।
आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है बास्केटबॉल के लिए चयनित पुरुष खिलाड़ियों और तैराकी के लिए चयनित पुरुष प्रतिभागियों का अनुपात बताना है। तो बास्केटबॉल के लिए चयनित ये रहा भी चयनित खिलाड़ी, तो बास्केटबॉल ये रहा पहले, तो 380 टोटल है, यानी 100 का वैल्यू आपके पास में क्या है 380 है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3.8 आ जाएगा। ठीक है, बास्केटबॉल के लिए चयनित पुरुष प्रतिभागी, अब चयनित पुरुष प्रतिभागी कितने, तो 20% है, और 20% का मान देखोगे तो ये आपके पास में 0, 8 2 16 और 8 2 16 और 2 3 6 और 1 7 यानी 76 विद्यार्थी क्या है अभी चयनित प्रतिभागी है इसमें। ठीक है, उसके बाद में पुरुष प्रतिभागी यानी तैराकी में पुरुष प्रतिभागी, तैराकी कहाँ पे है, ये रहा तैराकी में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 350 है, तो ये 100 के बराबर है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। और उसमें पुरुष प्रतिभागियों का अनुपात, तो पुरुष प्रतिभागियों का अनुपात कितना है, तो पुरुष प्रतिभागी यहाँ पे चयनित नहीं है, पुरुष प्रतिभागी आपको बताना है, तो पुरुष प्रतिभागी कितने हैं अभी, तो पुरुष प्रतिभागी 40 है, तो आपको 40 का मान ज्ञात करना है, तो 0 4 5 20 2 4 3 12 और 1 13 यानी 130 आ गया। ये कितना आ गया 130 आ गया, तो ये आ जाएगा 76 अनुपात 130। अब इसको काट दो भी 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 8 16 और ये हो जाएगा आपके पास में 130 का आधा कितना हो जाएगा अभी, तो ये हो जाएगा 65, कितना आ जाएगा 65, तो ये आपके पास में आ जाएगा गलत कर दिया गया 6 5 30 2 की 12 1 2 5 10। ठीक है अभी, और ये आगे भी कट रहा है क्या, आगे ये नहीं कटेगा अभी, 7 से 13 से भी नहीं कटेगा, 3 से 5 से, अब यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया हमने, 4 5 20 होते हैं अभी, तो 0 ये वाली 0 तो यहाँ पे लगी, 4 5 20 2 4 3 12 और 2 कितने होते हैं अभी, 12 और 2 14 होते हैं, तो 140 आएगा यहाँ पे, कितना आएगा 140 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 140। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा आपके पास 7 और 0 70 आ गया। अब इसको काट दो 2 से तो नहीं, इसको आप एक प्रकार से काटोगे 70 है ना, ये 70 बन गया, 7 से कट गया 2 से। अब देखो भी यहाँ पे एक गलती और की है हमने, गलती ये की है भी हमने क्या है कुल पुरुष देख लिए, कुल पुरुष कितने भी, कुल पुरुष 140 आ रहे हैं इसमें, कुल पुरुष है वो 140 आ रहे हैं। आपको देखना क्या है, तो आपको देखना है चयनित यानी 10% निकालना पड़ेगा आपको, तो 140 का 10% निकालोगे तो ये आपके पास में 14 आएगा भी, 140 का 10% निकालना है तो ये कितना आएगा 14 आएगा। तो अब यहाँ पे देखो भी, अब इसके अंदर है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 76 अनुपात 14, कितना आ जाएगा भाई 76 अनुपात में 14। अब यानी बास्केटबॉल में चयनित पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या कितनी 76 है और तैराकी में चयनित पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है 14 है। तो अब ये आपके पास में कट जाएगा, इसको अगर अपन 2 से काटें फिर भी गलत कर रहे हैं, गलत कहां पे कर रहे हैं वो देखो। अब इसका 10% निकालना था हमको 140 का, इस पूरे को दोबारा देखो भी, पूरे को ये अपन दोबारा करते हैं, इसको दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है यार। अब देखो यहां पे, अब इसने पूछा क्या है बास्केटबॉल, ये रही बास्केटबॉल आपकी, इसमें टोटल विद्यार्थी कितने 380 हैं, 380 ये 100% के बराबर 380 है भी, ठीक है, तो 1% के बराबर कितना हो जाएगा, तो 3.8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3.8 आ गया 1% के बराबर, आपको किसके बराबर निकालना है, तो आपको यहाँ पे टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल विद्यार्थी यानी कुल पुरुष कितने हैं, तो उसके बराबर निकाल लो, कुल पुरुष यानी 0, तो ये हो जाएगा 0 8 5 40 4 और उसके बाद में 8 5 40 और 5 या 15 और 4 19 यानी 1 के बाद में पॉइंट लगेगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा 190, यानी 190 पुरुष इसमें से बास्केटबॉल खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में तैराकी वाला देखो भी 350 है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 100 के बराबर 350 है, 350 तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। आपको 40 यानी पुरुष बताने हैं 40, तो टोटल 40 इसका निकालो तो ये हो जाएगा 0 और 4 5 20 2 4 3 12 और 2 14 यानी ये आ जाएगा 140, ये कितना आ जाएगा भाई 140 आ जाएगा।
अब इसमें बोला है भी बास्केटबॉल के लिए चयनित पुरुष प्रतिभागी कितने हैं। चयनित पुरुषों का तो ये डायग्राम है भी। अब टोटल 190 थे, 190 का आपको क्या करना है 10% निकालना है। तो यहाँ पे 10% निकालो भी, 190 का 10%, 190 का आप 10% कैसे निकालोगे। 190 तो है ये बास्केटबॉल के, तो बास्केटबॉल में चयनित विद्यार्थी कितने हैं भी 20 है। तो यहाँ पे 20, ये कितना हो जाएगा भी 20% निकालना है इसका। तो 0 0 और 0 और 0 19 2 38 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये आपके बास्केटबॉल वाले आ गए 38। उसके बाद में तैराकी वाला देखो भी, तैराकी के टोटल पुरुष कितने हैं 140 है, टोटल 140 है, उसका 10% निकालना है, 10% ही चयनित हुए हैं। तो इसका 10% निकालोगे 140 का तो कितना आएगा 14 आएगा। तो 38 और 14 आ गया अभी, 38 और 14 आ गया। तो यहाँ पे आप लिखोगे बास्केट का है 38 और पुरुष का है 14। तो अब ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा, तो ये 19:7 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसके अंदर आपको बताना है भी वॉलीबॉल की महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या और क्रिकेट के पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है। अब इसके अंदर टोटल विद्यार्थी देखो भी अपने वॉलीबॉल ये रही, वॉलीबॉल के अंदर टोटल विद्यार्थी 700 है, 100 के बराबर 700 होगा। तो 1 का मान कितना आ जाएगा 7, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। आपको क्या है कुल महिलाओं की पूछना है, बताना है। तो यहाँ पे 70 का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो इंटू कर दो आप 70 7 7 49 490 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्रिकेट वाला टोटल विद्यार्थी कितने हैं 1020 है, 100 के बराबर 1020 है। तो 1 के बराबर मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10.2। 1 का मान कितना आ जाएगा 10.2 आ जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और उसके बाद में 10.2 आ जाएगा। अब आपको क्या है उसमें आपको पुरुष प्रतिभागी बताने, कुल पुरुष प्रतिभागी कितने हैं, तो ये रहे 60, तो 60 से गुणा कर दो। तो ये आपके पास में टोटल संख्या 0 6 2 12 और उसके बाद में 6 एकम 6, ये 612 आ गए। अब देखो भी 490। अब कुल प्रतिभागियों यहाँ पे पूछा क्या है कुल संख्या की कितने प्रतिशत है, तो 490 है वो 612 की कितने प्रतिशत है ये निकालना है आपको। तो यहाँ पे 490 इंटू 100 और उसमें आपको क्या करना है 490 और फिर क्या है 00 और आपको भाग देना है किसका भी 612 का। तो ये आपके पास में आ जाएगा 80.065 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा 80.065, जो कि लगभग आपको पूछा है, तो लगभग 80% आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। यदि 9000 खिलाड़ियों ने क्रिकेट में भाग लिया और 8000 ने वॉलीबॉल में भाग लिया, तो तालिका में दिए गए प्रतिशत उपयोग करते हुए क्रिकेट और वॉलीबॉल में चयनित महिला और प्रतिभागियों का कुल अनुपात आपको बताना है। कुल अनुपात कितना है, तो क्रिकेट में टोटल भाग है वो 9000 है, तो यानी 1 का मान कितना आ गया 90, 1 का मान 90 आ गया। तो यहाँ पे महिला का प्रतिशत कितना है क्रिकेट के अंदर, तो 40% है। तो 40% है, तो यहाँ पे 40 का फिर कितना हो जाएगा 9 चौका 36, यानी ये आपके पास में हो जाएगा 36 और 00 यानी 3600 हो गया। और उसके बाद में 8000 वॉलीबॉल के अंदर है, 8000 है वो वॉलीबॉल के अंदर है, तो 1 का मान कितना आ गया 80। और आपको ज्ञात क्या करना है, तो आपको प्रतिभागियों का चयनित यानी वॉलीबॉल के लिए चयनित महिला प्रतिभागी और क्रिकेट और वॉलीबॉल के लिए चयनित महिला प्रतिभागी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे महिला टोटल है कितनी, तो महिला टोटल 70% है, तो इसका 70%, तो ये हो जाएगा आपका 5600। अब चयनित ज्ञात करना है, तो चयनित यहाँ पे ये रही हुई चयनित, तो चयनित महिला कितनी है 8 है, तो 3600 का 8% आप निकाल लो। तो 3600 का 8% निकालो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 × 8, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा नहीं करेंगे डायरेक्ट काट देंगे। उसके बाद में इसका कितना निकालना है, तो ये आपका वॉलीबॉल का है, तो वॉलीबॉल में कितनी महिलाओं का चयन हुआ, तो 12% महिलाओं का चयन हुआ है, तो 12% निकाल लो इसका। तो ये जो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 56 × 12। अब देखो भी, अब इसके अंदर काटापेटी करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास में 12 एकम 12, 12 तिया 36, 8 एकम 8 और 8 7 56, तो ये हो जाएगा 3:7। कितना आ जाएगा 3:7, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट, टी को ये लिख रहा है 7, वाई को लिख रहा है ये 2, कहने का मतलब टी आता है 20 पे और टी का उल्टा होता है जी आता है 7 पे, यानी उल्टा लिख रहा है।
इसी प्रकार से बी आता है 25 पे, और बी का उल्टा बी होता है, बी आता है 2 पे। तो यहाँ पे टी का हो जाएगा 7, और फादर अंकल यानी एफ का यू का उल्टा एफ होता है 6 पे, ई का उल्टा है वो वी 22 पे आता है, एस का उल्टा हाई स्कूल एच 8 पे आ जाएगा, और डी का उल्टा डब्ल्यू होता है जो कि 23 पे आता है, ए का उल्टा 26 जेड आता है, वाई का उल्टा है वो बी हो जाएगा जो कि 2 पे आता है। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है जिसमें से दिए गए यानी उस विकल्प का चयन करना है जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध नहीं है जो नीचे दिए गए समूह के शब्दों के बीच में है। यानी इसके बीच में जो शब्दों के बीच में जो रिलेशन है ना वो इस ऑप्शन के अंदर नहीं है, वो आपको बताना है। तो रोगी, सर्जन और सर्जरी, यानी रोगी सर्जन के पास में गया, सर्जन ने सर्जरी कर दी। अब देखो भी सब्जियां रसोई घर के पास में गई और रसोई घर ने सब्जियां रसोइये के पास में गई और रसोइये ने उसे पका दी। एकदम सही बात है अभी, इसके अकॉर्डिंग है ये। उसके बाद में कपड़ा है वो दर्जी के पास में गया और दर्जी ने उसे सिल दिया, सिलाई कर दी। मिट्टी है वो कुम्हार के पास में गई और कुम्हार ने उसे क्या कर दिया, मिट्टी से बर्तन बना दिया। बिल्कुल सही है। लेकिन चौक अध्यापक के पास में गया और अध्यापक ने उसे विद्यार्थी बना दिया। संभव है क्या? बिल्कुल गलत बात है। भी चौक अध्यापक के पास जाए और अध्यापक है वो उसे विद्यार्थी बना दे, ऐसा इसके अकॉर्डिंग ये नहीं है भी। ठीक है, तो यहां पे आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाए जो कि इससे मिलता जुलता नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके बाद में यहाँ पे इंग्लैंड को बताना है क्या लिखेगा। तो इंग्लैंड को क्या लिख रहा है ये आपको बताना है। तो ई को देख लो भी यहाँ पे क्या लिख रहा है, ई को यहाँ पे 1 लिख रहा है तो ये 1 लिखेगा। आई एम राइट? ऐसे तो नहीं होगा, ये इस प्रकार से तो नहीं हो सकता। जी 7 पे आता है, ओ 15 पे आता है, तो ई 5 पे आएगा। फिर ये डायरेक्ट ऐसे ही लिख रहा है अभी, जी 7 पे है इस प्रकार से है ना, एन 14 पे है, डायरेक्ट लिख रहा है ये। तो ई देख, ये देखो 7 पे आता है तो ये 7 लिख दिया, ओ 15 पे आता है तो ये 15 लिख दिया। उसके बाद में एल 12 पे आता है तो ये लो 12 लिख दिया। तो यहाँ पे ई 5 लिखेगा, एन 14 लिखेगा, ई जी 7 लिखेगा, एल 12 पे आता है, ए 1 पे आता है, एन 14 पे आता है, डी 4 पे आता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है कथन के अकॉर्डिंग भी सभी राजाओं के बाल धूसर रंग के होते हैं। अब ये कथन है, ये कथन है भी सभी राजाओं के बाल धूसर रंग के होते हैं, कुछ योद्धा राजा बनते हैं, कुछ जो योद्धा है वो राजा बनते हैं। तो ये आपका कथन है और इसको ही आपको क्या करना है, 100% ट्रू मानना है। निष्कर्ष क्या निकला, तो सभी योद्धाओं के बाल धूसर रंग के होते हैं क्या, तो ये तो अपन नहीं बोल सकते। सभी योद्धाओं के बाल धूसर रंग के होते हैं क्या, नहीं बोल सकते। फिर कुछ ही योद्धा है वो राजा बनते हैं, और सभी धूसर रंग के बाल वाले योद्धा राजा होते हैं क्या, ये संभव है क्या, ये इसमें बोला ही नहीं गया। भी सभी राजा के बाल धूसर रंग के होते हैं और कुछ जो योद्धा है वो राजा बनते हैं, कुछ जो योद्धा है वो राजा बनते हैं। लेकिन यहां पे ये जरूरी थोड़ी ना है भी जो योद्धा है जिसके जितने भी जो सभी दुष्ट रंग वाले जो योद्धा है वो सारे के सारे राजा बनेंगे, ये जरूरी थोड़ी ना है। इसमें नहीं बोला गया तो दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे भी। और सभी योद्धा का बाल दुष्ट रंग का हो ये जरूरी थोड़ी ना हो, इसमें कहाँ का आ गया भी सारे के सारे योद्धा। इसने ये बोला भी कुछ योद्धा राजा बनते हैं, कुछ योद्धा राजा बनते हैं। तो जो राजा बनते हैं कुछ योद्धा उनके बाल दुष्ट रंग के हैं, सभी दुष्ट रंग वाले बाल वाले जो योद्धा है वो राजा नहीं बनते। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने यहाँ पे लिखा ये है भी एक विशिष्ट कुट भाषा में सूर्य को पृथ्वी लिखा जाता है और पृथ्वी को बुध लिखा जाता है और बुध को शुक्र लिखा जाता है और मंगल को सूर्य लिखा जाता है और शुक्र को मंगल लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में शुक्र बुध और पृथ्वी के बीच स्थित है, यानी शुक्र बुध और पृथ्वी के बीच स्थित है। शुक्र है, शुक्र बुध और पृथ्वी के बीच स्थित है, तो को किस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी शुक्र बुध और पृथ्वी के बीच में स्थित है। तो आपका बुध पहले आएगा और बुध को ये क्या लिख रहा है, तो बुध को शुक्र लिख रहा है, बुध को शुक्र लिखा जाएगा। और उसके बाद में शुक्र बुध और पृथ्वी के बीच स्थित है को किस प्रकार लिखा जाएगा, को किस प्रकार लिखा जाएगा, शुक्र बुध और पृथ्वी, शुक्र बुध और पृथ्वी, शुक्र बुध और पृथ्वी के बीच में है। अब बुध को शुक्र लिख रहा है ये, ठीक है, और बुध को शुक्र लिख रहा है और मंगल को इसने क्या लिखा है, मंगल को सूर्य लिखा है इसने। को किस प्रकार से लिखा जाएगा, उसी कुट भाषा में शुक्र बुध और पृथ्वी के बीच में आता है।
बुध और पृथ्वी के बीच में आपका शुक्र आता है, तो यहाँ पे शुक्र आ गया और यहाँ पे आपकी पृथ्वी आ गई। अब देखो भी बुध को क्या लिखेगा ये, तो बुध को यहाँ पे बुध को शुक्र लिखता है तो ये शुक्र लिखेगा, ठीक है। और उसके बाद में अच्छा इसको किस कोड में लिखेगा, तो शुक्र को क्या लिख रहा है ये, शुक्र को देखो भी पहले, शुक्र को मंगल लिख रहा है तो ये मंगल लिखेगा, फिर शुक्र को मंगल लिखेगा। और बुध को क्या लिखेगा, बुध को शुक्र लिखेगा तो ये शुक्र हो गया। और पृथ्वी को क्या लिखेगा, फिर पृथ्वी कहाँ पे, अभी पृथ्वी को बुध लिख रहा है तो यहाँ पे ये बुध आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, बुध आ जाएगा। अब इस प्रकार से हो सकता है। दूसरी बात ये है भी इसने ये बोला भी शुक्र है ना वो बुध और पृथ्वी के बीच में आता है, बुध और पृथ्वी के बीच में आता है, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे ना आप। तो शुक्र को क्या, बुध को क्या लिख रहा है, ये इस प्रकार से सेटिस्फाई होगा भी शुक्र बुध के बीच में आता है। तो अब इसको देखो बुध को क्या लिख रहा है, ये शुक्र, तो यहाँ पे शुक्र आ गया, ठीक है, ये शुक्र आ गया। और उसके बाद में शुक्र को क्या लिख रहा है ये, तो शुक्र को मंगल लिख रहा है तो ये मंगल आ जाएगा यहाँ पे। और पृथ्वी को क्या लिख रहा है, तो पृथ्वी को बुध लिख रहा है तो ये बुध आ जाएगा। तो इस प्रकार से लिखेगा ये, ठीक है। अब इसको बोलेंगे क्या, तो मंगल है ना वो शुक्र और बुध के बीच में है, मंगल है वो शुक्र और बुध के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से बोल देंगे भी मंगल, यानी ये रहा मंगल, मंगल है वो शुक्र और बुध के बीच में। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है, आपस में गुणा करवा दो भाई, आपस में गुणा करवा दो। 6 × 18, 4 × 5 = 20, 60। और यहाँ पे किससे गुणा किया जाए, तो ये हो जाएगा आपके पास में एक प्रकार से सभी को जोड़ लो 8 और इन सभी को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 और 6 9 98 आ गया। अब ये एक प्रकार से हो जाएगा आपके पास में प्लस में 8x और बराबर में 202, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपस में क्या भी मल्टीप्लाई कर रहा है, ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है। अब इसकी जगह हमने x मान लिया, हमको पता नहीं है। अभी 98 यहाँ पे प्लस का बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 8x बराबर में 202 से 98 जाएगा तो कितना बचेगा अभी, तो माइनस कर दो, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा। और ये आपके पास में बचेगा 19 में से 9 जाएगा तो 10 बचेगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो 13 8 104 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। k आता है 11 पे, 11 और 3 14 और 18 और 3 21 और 22 और 3 25 और उसके बाद में 9 और 3 कितने होते हैं अभी, 9 और 3 12 होते हैं। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो 3 3 जोड़ दो भी, तो 1 में 3 जोड़ा 4 और 4 8 में 4 जोड़ा तो 12 और 13 में 4 जोड़ा तो 13 और 4 17 और उसके बाद में 17 में 4 जोड़ेगा तो 17 और 4 21 पे आएगा 17 और 4 21, 4 जोड़ रहा है क्या यहाँ पे, 3 3 जोड़ रहा है अभी सभी में, 11 और 3 3 जोड़ रहा है। तो यहाँ पे 1 में 3 जोड़ेगा तो 4 और 1 में 3 जोड़ेगा तो 4 और 8 में 3 जोड़ेगा तो 11 और 13 में 3 जोड़ेगा 16 और 17 में 3 जोड़ेगा तो 20। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन, प्रत्येक के अंदर 3 3 जोड़ रहा है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है लड़कियां, विद्यार्थी और पेशेवर कलाकार। तो इसके अंदर है वो ये डायग्राम बनेगा अभी, कुछ लड़कियां हैं वो विद्यार्थी है, कुछ लड़कियां हैं वो पेशेवर कलाकार हैं, कुछ पेशेवर कलाकार है वो विद्यार्थी हैं और कुछ पेशेवर कलाकार है वो लड़कियां हैं। इस प्रकार से क्या है ये बन जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि बी का कोड 1 है तो आपको बताना है इसका कोड क्या होगा। अब बी आता है आपका 2 पे और -1 करके लिख दिया 1, पी आता है 16 पे -1 करेगा तो 15, ई आता है 5 पे -1 करेगा तो 4 और ए आता है 1 पे -1 करेगा तो 0 और एन आता है 14 पे -1 करेगा तो 13, यू आता है 21 पे -1 करेगा तो 20 और टी आता है 20 पे -1 करेगा तो 19। तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, बताना क्या आएगा। सी 2 बढ़ा दिया 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 आई। डी 4 पे 4 2 6, 6 2 8 और 8 और 2 10। सी 3 और 3 6, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 आई। तो ये हो जाएगा आई जे आई 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी असंगत बताना है, इसमें से असंगत कौन सा है। अब देखो भी 16 चौके 64 + 1, 12 चौके 48 + 1
और 8 तिया 8 चौके 32 प्लस 1 33, यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं चल रही, तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। इस प्रकार से हमने एक पेपर और सोल्व किया भी। आई होप आपको प्रत्येक पेपर का जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, भी आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना, भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। रही बात आपकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को ज्वाइन कीजिएगा और जल्द ही आपकी 1-2 दिन के अंदर वो टेस्ट सीरीज भी शुरू हो जाएगी। प्रीवियस ईयर के आपको 135 टेस्ट मिलने वाले हैं एनटीपीसी में, जिसकी सहायता से आप अपनी तैयारी है वो बेहतर बना सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।